हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओनली आइज फाउंडेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस में 1975 के आसपास का जो समय है, 1975 जो ईयर था जिसमें कि इमरजेंसी लगाया गया था और इसे किस तरीके से द क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर के रूप में देखा जा रहा था, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के संकट के रूप में देखा गया। बेसिकली इसी एरा और इसी घटनाओं की बात की गई है और इसमें फोकस किया गया है इंदिरा गांधी पर कि इंदिरा गांधी जी को जो नीतियां थी वह कैसी थी और किस तरह से जो उन्होंने इमरजेंसी को इम्पोज किया, क्या उसका जो बेस है वह लीगल था, इलीगल था, कॉन्स्टिट्यूशनल था, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल था। इसी सब पर हम आज की क्लास में बात करने वाले हैं। देखो, ये वाला जो आपका चैप्टर है ये है आपका चैप्टर नंबर 6, द क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर। मैं आपको बता दूं कि हम न्यू रिवाइज जो एनसीईआरटी उसके अकॉर्डिंग नहीं चल रहे हैं। इसमें बीच का कुछ जो टॉपिक्स पैराग्राफ्स है वह न्यू वाली में हटा दिए गए हैं, उस पर हम बिल्कुल एकदम छोटी सी चर्चा करेंगे, बाकी हम सारा कंप्लीट करते जाएंगे। तो अब तक हम चैलेंज ऑफ नेशन बिल्डिंग, एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस, पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट, इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशन, चैलेंज एंड रेस्टोरेशन ऑफ द कांग्रेस सिस्टम देख चुके हैं। क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर है, फिर रीजनल एस्पायरेशंस, रीसेंट डेवलपमेंट इन इंडियन पॉलिटिक्स और इसके बाद फिर आपका क्लास 11 का एक जो एनसीईआरटी रह गया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नेटवर्क वाला, वो कवर होगा। फिर क्लास 12 का वर्ल्ड पॉलिटिक्स। ठीक है, चलिए, तो आपके 2 क्लासेस और बचे हुई हैं। हाँ, एक और इन्फॉर्मेशन कि आपकी क्लासेस की जो इन्फॉर्मेशन है और क्लासेस की जो पीडीएफ है, नोट्स है, वो आपको इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, मंचू पीडब्ल्यू यूपीएससी वाला। तो इसको आप स्कैन कर लें और इसे ज्वाइन कर लें। बेसिकली ये जो आपका चैप्टर है ये 3 पैराग्राफ्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट में हम समझते हैं बैकग्राउंड ऑफ इमरजेंसी क्या था, कि आखिर ऐसी क्या पृष्ठभूमि तैयार हुई थी। होता है ना कि जब कोई भी घटना होती है तो वो तुरंत नहीं होता, ऐसा नहीं था कि बस वह तुरंत हो गया। अगर 1857 का आप देखते हैं कि जो रिवोल्ट हुआ था उसके पीछे भी 100 वर्षों का असंतोष था, है ना। तो यहाँ पर क्या है कि ये जो इमरजेंसी इम्पोज की गई थी इसके पीछे क्या कारण थे, क्या रीजंस थे, हम उसकी बात करेंगे। कैसे ये पूरा एक प्लेटफॉर्म तैयार होता है, बैकग्राउंड तैयार होता है। इसमें कुछ इकोनॉमिक कंटेस्ट रहे, कुछ ऐसे आर्थिक संदर्भ रहे, है ना, कि कुछ ऐसे चैलेंजेस रहे इकोनॉमिकली जिन्होंने जो गवर्नमेंट थी उसको बेसिकली एक मतलब गवर्नमेंट के प्रति एक जो विश्वास था वह लोगों में नहीं रहा। ठीक है, इकोनॉमिक चैलेंजेस कुछ ऐसे थे कि लोग जो है वह एक प्रोटेस्ट में उतारा और गवर्नमेंट उन्हें सप्रेस करने लगी। सेकंड, हम गुजरात और बिहार के स्टूडेंट मूवमेंट की बात करेंगे, जो शुरू तो एज अ स्टूडेंट मूवमेंट ही शुरू हुए थे, लेकिन अलग अलग जो पॉलिटिकल पार्टीज थी, जो अपोजिशन था, उन्होंने इन्हें ज्वाइन करके और बड़ा बना दिया और दोनों जगह जो एक कांग्रेस रूल्ड स्टेट थे बाद में यहाँ पे उन्हें हटा दिया गया, उसकी सरकार को। कन्फ्लिक्ट विद जुडिशरी एक बहुत बड़ा मुद्दा था इंदिरा गांधी जी के समय का, कि आखिर उस वक्त जो सरकार कर रही थी, गवर्नमेंट और जुडिशरी, इन दोनों के बीच में हम देखेंगे कि जुडिशरी का कहना था कि जो गवर्नमेंट है वह कॉन्स्टिट्यूशन को ओवरलैप कर रही है, कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट बहुत सारे ऐसे काम है जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत नहीं आते हैं। और वही पार्लियामेंट का मानना यह था, गवर्नमेंट का मानना यह था कि गवर्नमेंट का मानना यहाँ पर यह था कि जो जुडिशरी है वह बेसिकली बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव हो रही है, जो प्रो पुअर प्रोग्राम्स थे उसको लागू नहीं करने दे रही है। तो यहाँ पर बेसिकली ये बैकग्राउंड ऑफ इमरजेंसी था। आगे हम देखेंगे डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी, कैसे आखिर एक बहुत ही ज्यादा, जैसे 1857 की क्रांति में था ना चर्बी वाला कारतूस, वैसे ही इसमें भी आएगा एक इलाहाबाद हाईकोर्ट का डिसीजन, और वो इलाहाबाद हाईकोर्ट का डिसीजन और उसके बाद एक दो और ऐसी घटनाएं होंगी जिसके बाद इमरजेंसी जो है वह इम्पोज कर दी जाती है रातों रात, है ना, बिना किसी बिना किसी कुछ बताए, है ना, बिना मंत्रिमंडल की सलाह लिए इमरजेंसी को इम्पोज कर दिया जाता है। क्या कंट्रोवर्सीज रही, क्या लेसन्स रहे, इस पर हम थोड़ी चर्चा करेंगे। और लास्ट हम देखेंगे पॉलिटिक्स आफ्टर इमरजेंसी, कि अगर हम देखें कि जब 18 महीने लगभग जो है वह इमरजेंसी लगी रही, उसके बाद लोकसभा के जो चुनाव हैं, ठीक है, वो फिर से एक बार कहा गया कि अब लोकसभा के चुनाव होंगे, उसके 18 महीने के बाद चुनाव की घोषणा बेसिकली की गई। तो देखेंगे कि क्या उस वक्त की जो परिस्थितियां थी, बहुत सारे लोगों ने जो नेक्स्ट चुनाव थे लोकसभा के, उन्हें ये समझा कि अब बेसिकली क्या होना है, एक तरह से एक जनमत संग्रह है कि क्या लोगों को आपातकाल पसंद आया, नहीं हुआ तो कैसे आपातकाल लागू हुआ,
क्या आपातकाल का आधार उस वक्त बनाया गया था, उस सभी पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, सो इन दिस चैप्टर वी हैव सीन द लास्ट चैप्टर दैट कांग्रेस रिकवर्ड आफ्टर 1971, है ना, बट वाज नॉट द सेम काइंड ऑफ पार्टी एंड द डिफरेंस बिकेम क्लियर इन अ सीरीज ऑफ इवेंट बिटवीन 73 टू 75। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि एक स्प्लिट कांग्रेस जो है वह अब तक हो चुका है, कांग्रेस फिर से जो है वह लौट चुकी थी, है ना। कांग्रेस को अब तक इतने ज्यादा वोट मिले थे, हम देखेंगे कि 71 वाला जो इलेक्शन था उसके जो रिजल्ट में कांग्रेस फिर से, मतलब इंदिरा गांधी जी की जो पॉपुलैरिटी थी 71, आप देखेंगे कि जो बांग्लादेश वॉर हुआ उसमें और 4 चांद लगा दिए, और यहाँ पर 73 से 75 के बीच में कांग्रेस का जो एक विभाजन हो गया था कि एक न्यू कांग्रेस थी, एक ओल्ड कांग्रेस थी, इसका विभाजन और बढ़ने लगा। और फिर हम देखेंगे कि 73 से 75 के बीच में न्यू चैलेंजेस टू इंडियाज डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स एंड इंस्टीट्यूशनल बैलेंस सॉट बाय कॉन्स्टिट्यूशन। तो संविधान के द्वारा जो एक बैलेंस बनाया गया था कि गवर्नमेंट के बीच में सरकार, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी, एक जो बैलेंसिंग तरीके से वर्क कर रहा था, अब वो जो बैलेंस है वह हिलने लगा था। आखिर ऐसा क्या था? एंड दिस डेवलपमेंट लेड टू इम्पोजिशन ऑफ इमरजेंसी इन जून 1975। जून 1975 में आपातकाल की घोषणा कर दी गई, और आपातकाल जिस आधार पर लगाया गया था, कहा जाता है कि आपने जिस बेस पर इसे इम्पोज किया वह बेस ही आपका गलत है। तब कैसे ये जो इमरजेंसी है उसको आप सही और लीगल साबित करेंगे। सो नॉर्मली वी वुड एसोसिएट इमरजेंसी with war and aggression or which natural disaster, but this emergency was imposed because of the perceived threat of internal disturbance। कहा कि आंतरिक अशांति हो रही है, आंतरिक अशांति, जबकि ये जो शब्द है फिर बाद में हम देखेंगे कि किस तरीके से इंटरनल डिस्टर्बेंस, आंतरिक अशांति की जगह सशस्त्र विद्रोह जो है वह उससे रिप्लेस किया गया कि आगे से ऐसा ना हो कि सरकार खुद को बचाने के लिए इमरजेंसी को इम्पोज कर दे। The emergency ended it dramatically at his had begun, resulting in a defeat of the Congress Lok Sabha election in 1977। जब हम देखेंगे कि जैन 1977 में जो लोकसभा के इलेक्शंस थे उसकी घोषणा कर दी गई कि अब इलेक्शंस होंगे, और उसके बाद हम देखेंगे कि 77 के चुनाव जो जब हुए, 75 में इमरजेंसी लागू कर दी गई थी, 71 में कांग्रेस बहुत भारी बहुमत के साथ जीती थी। अब 77 में क्या होगा? बहुत बुरी तरीके से हार जाएगी, 150 के आसपास, जहां 350 सीट्स मिल रही थी अब केवल 150 के आसपास इसको सीट मिलेगी, उसमें सिमट के रह जाएगी। लगभग 35%, 35% से भी कम जो वोट है वह अब कांग्रेस के हिस्से में गए। तो बेसिकली लोगों को जो इमरजेंसी इम्पोज किया था वो पसंद नहीं आया, और कहा जाता है कि जो एक डेमोक्रेटिक जो पूरा सिस्टम है, जो लोग हैं, उस डेमोक्रेसी ने पनिश किया गवर्नमेंट को कि हरा दिया। In this chapter, we focus the crucial phase of the history of democracy in India and ask some questions that have remained controversial after all these years. Why was emergency imposed and what is necessary? कहा जाता है कि गवर्नमेंट के पास इतने sufficient power थे कि वह उस जो internal disturbance वह कह रही थी वह उसको टैकल कर सकता था, और जब आपके पास इतने टूल्स थे कि आप उसको टैकल कर सकते थे, देन व्हाई इमरजेंसी? क्या जरूरत थी आपको इमरजेंसी को इम्पोज करने की, है ना। वही बात थी कि जहां सुई की जरूरत थी वहां आप तलवार चला रहे हो। तो कुछ इस तरीके से जो इमरजेंसी है उसको देखा गया, उसको क्रिटिसाइज किया गया। तो उसका समर्थन करने वाले लोग बहुत कम थे, और उसको क्रिटिसाइज करने वाले जो लोग हैं, अपोजिशन जो है, काफी पॉलिटिकल पार्टी, और लोगों में भी एक तरह से एक असंतोष जो है वह देखा गया था। What did the imposition of emergency mean in practice? And what were the consequences of emergency on party politics? पार्टी पॉलिटिक्स की बात करेंगे तो क्या इस पर भी क्या consequences थे? देखो, इस पे जो हम देखेंगे कि एक जो डिफरेंस सीधा सीधा दिखाई देता है कि अब कांग्रेस को हटाने के लिए जो ऑपोजिशन थे वह सब एक साथ इकट्ठे हो गए, और जब वह इकट्ठे हो गए साथ में उन्होंने एक अलायंस बनाया, है ना, जनता पार्टी। किस तरीके से उन्होंने आगे काम करना शुरू किया, लेकिन कोई भी गवर्नमेंट उसके बाद स्टेबल तरीके से गवर्नमेंट नहीं चला सकी। बहुत कम समय में उनका जो विश्वास है वह जाता रहा, सरकार गिरने लगी, और फिर 1980 में फिर से चुनाव हुए। 71, 77, 80, देखो ये साल कैसा कि अब तक 5 साल पर चुनाव हो रहे थे। अच्छे भले चुनाव 5 साल पर चल रहे थे, बट इन लोगों को पसंद नहीं आया। सो 1971, अब जो चुनाव 75 में होने थे तो 75 में तो इमरजेंसी हो गई,
75 में क्या हो गया, इमरजेंसी हो गया। तो ये जो जनरल इलेक्शन थे वह फिर 1977 में हुए, लेकिन इसके बाद इस तरीके से चीजें बिगड़ी, पार्टी पॉलिटिक्स इस तरीके से बिगड़ी कि ना दो सरकारें जल्दी जल्दी गिर गई। एक हम देखेंगे कुछ कोई 4 मंथ में, कोई 1 ईयर के अंदर। तो यहाँ पर क्या हुआ कि 1980 में फिर से जो इलेक्शन है वह कराने पड़े। तो 71, 77, 75 में तो इमरजेंसी था, है ना, 77 और 1980 में। तो यहाँ पर देखो 71, 77 एक जगह पे 7 साल का अंतर हो गया और दूसरी बार 3 साल का। तो यहाँ पर इस तरीके से हम देखेंगे कि जब पूरा पॉलिटिकल सिस्टम, है ना, हमने देश को चलाने के लिए, ठीक है, लोकतांत्रिक तरीके से जो पार्टी सिस्टम है, जो संसदीय व्यवस्था है, हमने इसको अपनाया है। पार्टी पॉलिटिक्स और उसमें भी मल्टी पार्टी सिस्टम की तरह है ना। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो व्यवस्था है वह लग रहा था जैसे कि फेल हो गई हो। लोगों का कल्याण करने के लिए जो पार्टी पॉलिटिक्स है वह फेल होती नजर आई इन सालों में। फिर 1980 में फिर से ये एक बार फिर कहा गया कि देश बचाओ इंदिरा बुलाओ। फिर से यहाँ पे इंदिरा भगाओ वाली बात थी और यहाँ पे इंदिरा बुलाओ वाली बात थी। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ, बस वही सारे घटनाक्रम को हमें समझना है। सो सबसे फर्स्ट द क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर में सबसे फर्स्ट हमें देखना है बैकग्राउंड टू इमरजेंसी। आखिर जो बैकग्राउंड है वह क्या था। ठीक है, बैकग्राउंड की हम बात करेंगे। सबसे पहले तो देखो कि यहां पर हम बात कर रहे हैं इंदिरा गांधी had emerged as a towering leader with tremendous popularity, है ना। 1971 के बाद अगर हम देखेंगे तो इंदिरा गांधी की पॉपुलैरिटी, लोकप्रियता बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। And this was also the period when the party competition became bitter and polarized. And this period also witnessed tension in relationship between the government and the judiciary. And the Supreme Court found many initiatives of the government to be violative of constitution. And Congress party took the position this stand of court was against principle and the democracy and parliamentary supremacy. तो यहाँ पर एक दूसरे पर ये कहा जा रहा है कि एक संविधान का पालन नहीं कर रहा, तो दूसरे से कहा जा रहा है कि वह डेमोक्रेसी को नहीं मान रहा है, जो सरकार न्यायपालिका पर जो है वह आरोप लगा रही है। सो कांग्रेस ऑल्सो एलिग दैट द कोर्ट वॉज अ कंजर्वेटिव इंस्टीट्यूट एंड इट वॉज बिकमिंग ऑब्स्टेकल इन द वे ऑफ इम्प्लीमेंट प्रो पुअर वेलफेयर प्रोग्राम। कि ये क्या कर रहा है, जो कोर्ट है जो भी कंजर्वेटिव इंस्टीट्यूट हो रहा है और प्रो पुअर जो वेलफेयर प्रोग्राम चल, इंदिरा गांधी का क्या था, जैसे 10 पॉइंट प्रोग्राम भी था या एक सोशलिस्ट रंग दे देना, तभी तो वह जीत गई थी ना, लोगों की सिंपैथी उनके साथ थी, उनका जो वोटर था वह कौन था। तो यहां पर हम देखेंगे कि वो इस चीज को रंग दे रही है उनकी सरकार कि जो कंजर्वेटिव माइंड से बेसिकली कंजर्वेटिव एक संस्था हो रही है न्यायपालिका, और ये हमें काम नहीं करने दे रही है। और कहा जाता है कि द पार्टी अपोज टू द कांग्रेस फेल्ट द पॉलिटिक्स वाज बिकमिंग टू पर्सनलाइज। ऐसा लगता है कि ये देश की सरकार नहीं है, किसी के घर की सरकार है। ऐसा लगता है कि ये देश के मतलब ये जो पार्टी है वह कैसी हो रही है, अब जो पावर है वह पर्सनलाइज्ड हो रहा है। एंड दैट गवर्नमेंट अथॉरिटी वाज बीइंग कन्वर्टेड इनटू पर्सनल अथॉरिटी। इस सरकार के पास शक्ति नहीं है, एक आदमी के पास, एक व्यक्ति के पास शक्ति। और यहां पर ये बात इंदिरा गांधी जी के बारे में हो रही है। एंड नेक्स्ट है कि द स्प्लिट इन द कांग्रेस हैड शार्पन द डिवीजन बिटवीन द इंदिरा गांधी एंड हर ओपोनेंट्स। और ये जो व्यवस्था थी ये और भी ज्यादा बढ़ती चली गई। ये जो स्प्लिट हो गया था कांग्रेस में ये और भी ज्यादा बढ़ता चला गया। ठीक है, अब देखो हम इसके शॉर्ट नोट्स बनाते हैं कि यहां पर हम कुछ ओपिनियन जो है वह इंदिरा गांधी जी के पढ़ेंगे। फर्स्ट फीमेल पीएम। फिर हम देखेंगे कि आखिर जुडिशरी का क्या सोचना था। ठीक है, आगे की कहानी जब हम स्टूडेंट्स की बात करेंगे कि बिहार और गुजरात के जो हैं, ठीक है, तब मोरारजी देसाई की बात आएगी, तब जेपी नारायण की बात आएगी। तो यहां पर सबसे पहले देखो इंदिरा गांधी की हम बात करेंगे तो ये एक पॉपुलर लीडर के रूप में अभी तक सामने आ गई थी। इनकी पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही थी, है ना, इनकी जो पॉपुलैरिटी थी वह इंक्रीज होती जा रही थी दिनों दिन। और जो पार्टी कंपटीशन था वह दिनों दिन, एक जो पार्टी हम देखेंगे एक दूसरे के प्रति पार्टी जो कंपटीशन था वह बहुत ही बिटर होता जा रहा था, कड़वाहट होती जा रही थी और पोलराइज ध्रुव बनता जा रहा था। और ये ध्रुव बेसिकली बन रहा था इंदिरा गांधी की शक्तियों की तरफ, पोलराइज्ड। ठीक है, और यहां पर एक जो टेंशन क्रिएट हो गई थी बिटवीन द गवर्नमेंट एंड जुडिशरी।
अब ये टेंशन देखो बच्चों क्या थी। जुडिशरी का मानना था, ठीक है, टेंशन क्यों थी, टेंशन और डिफरेंसेस जो है वह कैसे क्रिएट हुए, कि जुडिशरी का मानना था कि जो गवर्नमेंट है ना, ये क्या कर रही है, गवर्नमेंट की बहुत सारी ऐसी नीतियां हैं, मैनी इनिशिएटिव्स, मैनी initiative of the government to be violative of the constitution, ठीक है, to be violative of the constitution। तो हम देखेंगे कि यहां पर क्या था कि संविधान का उल्लंघन करते हैं, बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स हैं। और जब हम गवर्नमेंट की बात करेंगे तो गवर्नमेंट का क्या सोचना था, गवर्नमेंट का सोचना था कि जो जुडिशरी है ना, जो जुडिशरी है वह एक कंजर्वेटिव जुडिशरी जो है ये डेमोक्रेसी के अगेंस्ट हो रही है, अगेंस्ट द डेमोक्रेसी। और डेमोक्रेसी में पार्लियामेंट के पास काफी पावर है ना, अगेंस्ट द डेमोक्रेसी। और पार्लियामेंट के पास अगर विधि निर्माण की शक्तियां हैं तो पार्लियामेंट तो वह काम करेगा। सो गवर्नमेंट का मानना था कि जो जुडिशरी है वह एक कंजर्वेटिव इंस्टीट्यूशन हो रहा है, कंजर्वेटिव इंस्टीट्यूशन हो रहा है, एन ऑब्स्टेकल, जो बाधाएं हैं, ठीक है, ऑब्स्टेकल फॉर प्रो पुअर वेलफेयर प्रोग्राम। ठीक है, अब देखो बच्चों, और ऊपर से एक और व्यक्ति का था, मतलब एक और इसमें ध्रुव बनना था। एक तो जुडिशरी की बात हो गई, इंदिरा गांधी की बात हो गई, अब बात हो गई ओपोजिशन की। तो ओपोजिशन को क्या लग रहा था कि एक तरीके से इस तरीके से सरकार चलाई जा रही है जैसे इनके केवल घर का मामला हो। तो यहां पर ओपोजिशन वाले ये कहते थे कि जो गवर्नमेंट अथॉरिटी है ये बेसिकली अब पर्सनल अथॉरिटी हो चुकी है। यहां पर ये कहा जा रहा था कि जो गवर्नमेंट अथॉरिटी है, ठीक है, ये क्या हो गई है, अब पर्सनल अथॉरिटी में कन्वर्ट हो गई है, पर्सनल अथॉरिटी में कन्वर्ट हो गई है। साथ ही पॉलिटिक्स जो है वह बहुत ज्यादा पर्सनलाइज्ड हो गई है। तो यहां पर इंदिरा गांधी, जुडिशरी और ऑपोजिशन, ठीक है, इन सभी के बीच में जो इस तरीके से चीजें हैं वह हो रही थी। आगे हम देखेंगे कि यहां पर बाकी नेताओं के क्या सारी चीजें थी। ठीक है, चलो, तो यहां पर देखो बच्चों, बैकग्राउंड में एक बात और समझ लो कि जब हम इमरजेंसी के बैकग्राउंड की बात करते हैं, इमरजेंसी के बैकग्राउंड की बात करते हैं, पृष्ठभूमि, तो इसमें 3 पॉइंट आपको समझ में आएंगे। एक तो है इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट, इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट, उस वक्त के आर्थिक संदर्भ क्या थे। दूसरा हम देखेंगे गुजरात व बिहार के आंदोलन, गुजरात मूवमेंट, है ना, एंड बिहार मूवमेंट। और जुडिशरी और गवर्नमेंट के बीच का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको अलग से पढ़ेंगे, एंड बिहार मूवमेंट। सबसे पहले हम बात करेंगे इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट की। ठीक है, सो बेसिकली देखो कि जब हम यहां पर बैकग्राउंड की बात कर रहे हैं बच्चों, तो बैकग्राउंड में क्या हो रहा है कि जो इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट है, अब 1971 के इलेक्शन से हम बात को शुरू करते हैं। 1971 के इलेक्शन में कांग्रेस ने क्या कहा था, गरीबी हटाओ, और इसी नारे के साथ वह जीती थी। सो 1971 इलेक्शन, कांग्रेस का स्लोगन क्या था, कांग्रेस का स्लोगन क्या था,
रिमूव पॉवर्टी, यही था ना, रिमूव पॉवर्टी, गरीबी हटाओ। लेकिन हम देखेंगे कि 71 में इलेक्शन तो कांग्रेस जीत गई, लेकिन उसके बाद उसने कोई खास काम नहीं किए। सो बट सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन डिड नॉट इंप्रूव, बट सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन, but social and economic condition did not improve, did not improve, इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। अच्छा ये बताओ कि जब कोई सरकार किसी वादे के साथ जीत जाती है लेकिन वो उस पर काम नहीं करती, ऑपोजिशन वाले तो वैसे भी बैठे हुए हैं देखने के लिए। सरकार ने ये बात कही थी उस तरह की, अब तो सोशल मीडिया का जमाना है, उस वक्त तो नहीं था। तो यहां पर क्या है कि इतना ज्यादा जो है उसको पॉपुलर कर देंगे कि इन्होंने ये कहा था, लेकिन अभी जो स्थिति है वह ऐसी है। ठीक कुछ इसी तरह की चीजें जो है वह इस वक्त हो रही थी। तो अब देखो इसके ऊपर, इसके बाद एक और कंडीशन बन गई थी, जैसे कि हम बांग्लादेश क्राइसिस के नाम से जानते हैं। 1971 जो है, बधाई हो बांग्लादेश हुआ है ना, ये कहा जा रहा था। तो यहां तक तो ठीक है, लेकिन ये जो 1971 बांग्लादेश क्राइसिस था, इसने इंदिरा गांधी को तो पॉपुलैरिटी दी, लेकिन उसके साथ साथ हमें इकोनॉमिक जो स्ट्रेस है वह बहुत ज्यादा दे दिया, आर्थिक दबाव जो है वह बहुत ज्यादा दे दिया। सो पुट अ हैवी स्ट्रेन ऑन इंडियन इकोनॉमी, पुट अ हैवी स्ट्रेन ऑन इंडियन इकोनॉमी। युद्ध में भी खर्चा होता है ना, रक्षा व्यय तो होते ही है ना। एंड इसके साथ साथ जो शरणार्थी आए हुए थे, जो प्रवासी थे, जो शरणार्थी थे, जो रिफ्यूजीज थे, उन सभी ने भी क्या किया, एक आर्थिक दबाव जो है वह इंडिया पर बढ़ा दिया, इंडिया के रिसोर्स पर बढ़ा दिया। और जब बांग्लादेश का वॉर हुआ था बच्चों, तब एक और इसमें नया इसके साथ जुड़ा हुआ एक और है कि जो यूएस गवर्नमेंट है ना, यूएस गवर्नमेंट ने बांग्लादेश वॉर के कारण इंडिया के सारे, चूंकि पाकिस्तान शामिल हो चुका था यूएस की तरफ है ना, तो यूएस गवर्नमेंट ने क्या किया था, यूएस गवर्नमेंट ने स्टॉप कर दिया था ऑल एड एंड सभी तरह की जो भी इंडिया के लिए वह सहायता और अनुदान दिया करता था। ठीक है, सो स्टॉप्ड ऑल एड टू इंडिया। ठीक है, तो यहां पर ये दो तरह की परेशानियां हो गई। अब नेक्स्ट जो था कि देखो इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल का जो प्राइजेस है, आज भी आप देखते हैं कि अगर इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल का प्राइजेस हाई हो जाता है तो महंगाई बढ़ जाती है। तो इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल का जो प्राइजेस है वह इंक्रीज हो गया। ऑयल का जो प्राइजेस है वह क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। और जब ये प्राइस इंक्रीज हुआ तब इसके बाद क्या हुआ बच्चों कि अब बाकी जो देखो, जैसे कि ट्रक से या फिर बाकी सारे आप देखेंगे कि ज़्यादातर जो है वह बड़े बड़े ट्रकों से जो चाहे सब्जी हो या फिर और भी इस तरह की एसेंशियल जो कमोडिटीज़ है उनका ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है अलग अलग स्टेट में, एक जगह से दूसरी जगह। और अगर ऑयल के दाम बढ़ जाएंगे तब वो अपनी लागत कहाँ से निकालेगा, उन चीज़ों से निकालेगा, उनको महंगा कर देगा। क्योंकि उनकी बेसिकली क्या होता है, किसी एक वस्तु में केवल मान लीजिए ये बॉटल है तो इसको, इसमें केवल बनने का जो पैसा है केवल वो आपको नहीं देना पड़ता, बल्कि इसके ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, टैक्सेस और भी सारी चीजें जो कस्टमर है वह पे करता है। तब देखेंगे कि अगर मान लीजिए आप देखेंगे कि जब भी ऑयल प्राइसेस बढ़ जाते हैं धीरे धीरे हर एक चीज में जो पैसा है वह बढ़ता जाता है, क्योंकि उसमें ट्रांसपोर्टेशन जो चार्जेस है वह बढ़ जाता है। अगर किसी ने मैनेजमेंट पढ़ा होगा या कॉस्ट अकाउंट तब उसमें आपने देखा होगा इसमें। तो क्या हुआ कि जब ये ऑयल प्राइसेस इंक्रीज होंगे तब जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे ना, जैसे कि हम आज भी आटा, तेल, चावल, सब्जी, अगर इन सभी दाल, इन सभी चीजों की महंगाई हो जाए तो हम ये मान लेते हैं कि जो एसेंशियल कमोडिटीज हैं, जो आवश्यक वस्तुएं हैं, उनका प्राइसेस बढ़ गया तो महंगाई हो गई। तो यहां पर क्या हुआ था कि जो एसेंशियल कमोडिटीज हैं इनके जो प्राइसेस है ना वो भी इंक्रीज होने लगे, इनके जो प्राइसेस है वह इंक्रीज होने लगे। अब ऐसे में क्या होगा, इन्फ्लेशन होगा, बिल्कुल होगा, महंगाई बढ़ जाएगी, है ना। अब एक और देखो, जब इन्फ्लेशन बढ़ा
इन्फ्लेशन बढ़ा तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ नहीं बढ़ा, बल्कि इंडस्ट्रियल जो ग्रोथ हो रहा था वह कम हो गया। और इसके अलावा हम देखेंगे कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है वह होने लगा, बेरोजगारी होने लगी, है ना। अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो रहा है, इन्फ्लेशन जो है वह बढ़ रहा है। ऐसे में जो भी सरकार है उसके खिलाफ क्या होगा, एक असंतोष होगा लोगों में। और यहां से ऊपर से जो नॉन कांग्रेस थे, जो अपोजिशन वाले थे, उन्होंने मूवमेंट और जो प्रोसेस है प्रोटेस्ट जो है वह शुरू कर दिए। ठीक है, आया समझ में। तो सबसे पहले क्या था, सबसे पहले हमने क्या देखा कि कांग्रेस का स्लोगन था रिमूव पॉवर्टी, लेकिन इसमें कंडीशन जो है वह इंप्रूव नहीं हुई। दूसरी बात, हमने बांग्लादेश क्राइसिस की बात की, जिसने इंडियन इकोनॉमी पर हैवी स्ट्रेन जो है वह पुट किया और यूएस गवर्नमेंट ने स्टॉप कर दिए जो भी वह एड दे रहा था इंडिया के लिए। इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल का जो प्राइसेस है वह इंक्रीज हो गया, एसेंशियल कमोडिटीज जो है वह बढ़ गए। और इसके अलावा क्या हो गया, इसके अलावा इसे भी लिखी लो कि अगर हम देखेंगे तो इन्फ्लेशन बढ़ गया, ये 2-3 शब्द और लिख लो, जो इन्फ्लेशन है ये बढ़ गया, है ना। और इसके अलावा जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ ये कम हो गई, अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी जो है वह बढ़ गई। और इससे अगर हम बात करें कि जो ओपोजिशन वाले थे उन सभी ने मिलकर एक जो मूवमेंट है वह शुरू कर दिए। लोगों का भी असंतोष था, लेकिन यहाँ पर जो अपोजिशन और ये सब था, इन्होंने सोचा कि अच्छा मौका है कांग्रेस को हटाने का, और यहाँ से जो मूवमेंट है वह शुरू हो गए। ये इसका एक बैकग्राउंड है। अब देखो, जब हम गुजरात और बिहार मूवमेंट की बात करेंगे तो कहा जाता है कि भाई गुजरात बिहार के जो मूवमेंट थे ना बच्चों, ये स्टूडेंट मूवमेंट थे, है ना। गुजरात एंड बिहार के अगर हम मूवमेंट की बात करेंगे, ये स्टूडेंट मूवमेंट के नाम से शुरू हुए थे, लेकिन बाकी पॉलिटिकल पार्टीज ने भी इन्हें ज्वाइन कर लिया था। सो गुजरात एंड बिहार मूवमेंट, गुजरात एंड बिहार मूवमेंट, ठीक है। चलो इसको देखते हैं। अब देखो, दोनों जगह का जो प्रॉब्लम था वह प्रॉब्लम सेम ही था कि चाहे बिहार की बात हो या फिर गुजरात की बात हो, जो प्रॉब्लम जो प्रोटेस्ट शुरू होते हैं, जो मूवमेंट शुरू होते हैं, उन दोनों के पीछे रीजन सेम था। वहां की जो इकोनॉमिकल कंडीशन थी, जो इकोनॉमिक स्ट्रेस था, ये वहां का मेन कारण था। तो देखो 1974 जब हम गुजरात की बात करेंगे, सो 1974 में जैन में गुजरात में प्रोटेस्ट शुरू हो गए। और इस प्रोटेस्ट का रीजन था फूड प्राइसेस का इंक्रीज हो जाना। प्राइसेस ऑफ फूड ग्रेन, प्राइसेस ऑफ फूड ग्रेन, कुकिंग ऑयल, है ना, एंड एसेंशियल कमोडिटीज, इन सभी के जो प्राइसेस है वह बढ़ने लगे। जो करप्शन है वह बढ़ रहा था। और जब यहाँ पर देखिएगा कि महंगाई बढ़ रही है, जो करप्शन है वह बढ़ रहा है, तब यहाँ पे प्रोटेस्ट होना शुरू होंगे, नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। तो यहाँ पर एक नेता का नाम आता है बच्चों, ठीक है। ऑपोजिशन पार्टी जो है वह यहाँ पर डिमांड करने लगती है, और यहाँ पर जो मोरारजी देसाई हैं, याद आ रहा मोरारजी देसाई का नाम? किसी और इंदिरा गांधी के साथ कुछ और कंटेक्स्ट में आपको याद आ रहा मोरारजी देसाई? तो मोरारजी देसाई ने क्या किया कि यहां पर एक तरह से एक प्रेशर बनाना शुरू किया कि अब जो गुजरात में क्या हो, फ्रेश इलेक्शंस हो। और जब फ्रेश इलेक्शंस जो है वह कराए गए जून 1975 में, यहां पर फ्रेश इलेक्शन की डिमांड हुई, ठीक है। जून 1975 में जब यहां पर इलेक्शंस जो है वह कंडक्ट कराए गए, तो जो कांग्रेस है वह यहां पर हार गई। कांग्रेस क्या हुआ? कांग्रेस चुनाव हार गई। ये दोनों ही स्टेट, गुजरात और बिहार के इस समय कांग्रेस रूल स्टेट थे, लेकिन चूंकि रीजन यहां पर देखो, जो रीजन यहां पर है सेम रीजन बिहार मूवमेंट में था। तो बिहार मूवमेंट के लिए जो रीजन था वह सेम था, ठीक है। सेम रीजन कौन सा? गुजरात वाला, है ना। तो यहां पर देखो बच्चों, जेपी नारायण थे। मार्च 1974 यहां पर जो मूवमेंट है वह स्टार्ट होते हैं, और यहां पर आंदोलन का जो नेतृत्व है वह जेपी नारायण करते हैं।
जेपी नारायण, इन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। कौन सी क्रांति? टोटल, संपूर्ण क्रांति, टोटल रेवोल्यूशन, टोटल रेवोल्यूशन। ठीक है, टोटल रेवोल्यूशन मतलब सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल। टोटल इसमें क्या आएगा? रेवोल्यूशन में सोशल, इकोनॉमिक, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, तीनों तरह से इन्होंने रेवोल्यूशन की बात की कि अगर अब ठीक करना है स्थितियों को तब हमें क्या होगा? संपूर्ण क्रांति करनी होगी। और इसलिए रीजन बाकी वही सारे थे। शुरुआत कैसे हुआ? तो जो स्टूडेंट का प्रोटेस्ट था वो अब बदल गया था और यहां पर भी जो कांग्रेस है वह आगे जाकर अपना शासन खो देती है। तो यहां पर ये पृष्ठभूमि है। ठीक है, ज्यादा हो गया क्या मैटर? चलो मैं कुछ चीजें क्लियर कर देती हूं ताकि आपको समझ में आ जाए बाद में जब आप पढ़ें तो। एक कंटेक्स्ट हो गया और ये दो कंटेस्ट हो गए। ठीक है, चलो आगे। यहां पर जब हमने इकोनॉमिक कंटेस्ट में बात की तो 1971 के इलेक्शन की बात हो गई, बांग्लादेश के क्राइसिस की बात हो गई, इंटरनेशनल मार्केट प्राइस की बात हो गई। ठीक है, और जब हमने गुजरात के मूवमेंट की बात की, थोड़ा सा डिफरेंट से हाईलाइट कर देती हूँ तो आपको इससे आसानी हो जाएगी समझने में। और जब हमने बात की गुजरात और बिहार के, तो याद रखना कि रीजन दोनों में सेम होगा। एक जगह मोरारजी देसाई होंगे गुजरात में जो कि फिर से फ्रेश इलेक्शन की डिमांड करेंगे, और जब हम बात करेंगे बिहार में तो यहाँ पे जेपी नारायण होंगे जो कि टोटल रेवोल्यूशन की बात करेंगे। ठीक है, जेपी नारायण और मोरारजी देसाई। तो ये बेसिकली क्या थे? ये इसकी पृष्ठभूमि थी, है ना। ये क्या था? ये एक बैकग्राउंड तैयार हो रहा था इमरजेंसी के लिए। अब आगे देखो, आगे देखते हैं। क्लियर हो गया इतना? अब एक और रीजन था कि ये जो समय था वह सरकार और न्यायपालिका के बीच में, गवर्नमेंट और जुडिशरी के बीच में एक कन्फ्लिक्ट का समय था। सो दिस वाज आल्सो द पीरियड when the government and the ruling party had many differences with the judiciary। तो यहाँ पर एक जुडिशरी और रूलिंग पार्टी जो थी इनके बीच में एक जो डिफरेंसेस है, एक जो कन्फ्लिक्ट है वह शुरू हो गए। और ये कन्फ्लिक्ट बेसिकली शुरू होता है, तीन ऐसे संवैधानिक जो प्रश्न है वह सामने आ गए थे। ठीक है, 3 कॉन्स्टिट्यूशनल इशू हैड इमर्ज। संवैधानिक मुद्दे कौन कौन से थे? देखो कौन से संवैधानिक मुद्दे उठे जिन्होंने सरकार के बीच में, सरकार व न्यायपालिका के बीच में, ठीक है, जो अंतर है वो पैदा किया, जो विवाद है वह पैदा किया। पहली बात इसमें यह सामने आती है कि क्या पार्लियामेंट जो है वह अब्रेज कर सकती है फंडामेंटल राइट्स को? क्या जो पार्लियामेंट है वह फंडामेंटल राइट्स को अब्रेज कर सकती है? क्या इसे कम कर सकती है? पहला प्रश्न ये था। ठीक है, कम करना, अब्रेज करना मतलब क्या है? कम करना। एंड सेकंड था, और अच्छा देखो इस पे था कि क्या जो पार्लियामेंट है, ये फर्स्ट इशू था कि क्या, और देखो इस वक्त कौन सा पार्लियामेंट, ये बात हो रही है 1975 के आसपास की। ये जो समय था, इस वक्त जो संपत्ति का अधिकार है, राइट टू प्रॉपर्टी, उसको खत्म करने की बात की जा रही थी, क्योंकि सरकार सोशलिस्ट जो एक आइडियोलॉजी है उसको आगे लेकर बढ़ रही थी। और सोशलिस्ट का मतलब क्या है? एक इक्वालिटी को डेवलप करना। तो जो भी जमींदार एंड बाकी सबने जमीन कब्जा रखी है उसको बेसिकली सरकार अधिग्रहण कर ले और बाकी काम में इस्तेमाल करके लोगों के वेलफेयर में कर ले। तो कहता पार्लियामेंट अब्रेज फंडामेंटल राइट, क्या मूल अधिकारों को कम कर सकती है पार्लियामेंट? सो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं कर सकती। सेकंड इसमें आता है कि क्या, सेकेंडली, कैन द पार्लियामेंट कर्टेल द राइट टू प्रॉपर्टी बाय मेकिंग एन अमेंडमेंट? क्या ये कर्टेल कर सकती है, इसमें काट छांट या संशोधन कर सकती है? क्योंकि इसको कम करने की बात की जा रही है कि पार्लियामेंट ने क्या किया, कह दिया कि अब संपत्ति का जो अधिकार है फंडामेंटल राइट नहीं है। न्यायपालिका ने क्या कह रहे, सुनो ऐसा नहीं होगा, है ना। तो यहां पर न्यायपालिका ने इसको रोका कि पार्लियामेंट जो है वह इस तरीके से डिसीजंस नहीं ले सकती। सो पार्लियामेंट कर्टेल द राइट टू प्रॉपर्टी बाय मेकिंग एन अमेंडमेंट। सो अगेन द कोर्ट सेड द पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन इन सच अ मैनर दैट राइट आर कर्टेल। तो यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरह का संशोधन बिल्कुल नहीं किया जा सकता कि फंडामेंटल राइट्स में किसी भी तरह की काटछाट की जा सके। एंड थर्डली, द पार्लियामेंट अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर पार्लियामेंट को इस तरह का अमेंडमेंट कर दे कि आप डीपीएसपी आपको लागू करना है,
राज्य की नीति के निर्देशक सिद्धांत वेलफेयर की बात करते हैं, कल्याण की बात करते हैं। तो या उसमें एक इस सिद्धांत निहित है कि सरकार जो है वह असमानता को कम करने का प्रयास करेगी, इनइक्वालिटीज को कम करने का प्रयास करेगी, है ना। और जो हम संपत्ति, राइट टू प्रॉपर्टी की बात करेंगे कि अगर उस वक्त राजा महाराजा हमारे देश में थे, है ना, अंग्रेज चले गए बट वो सारी चीजें खत्म थोड़ी कर पाए थे। 562 से ज्यादा रियासतें थी, कितने ही लोगों ने अपनी संपत्तियां छोड़ दी, क्यों छोड़ेगा कोई अपनी संपत्ति। तो यहां पर हम देखेंगे कि जो उनके पास, चाहे हम प्रीवी पर्स की बात करें या फिर उनके पास और भी कुछ स्पेशल प्रिविलेज थे, है ना, जो जमींदार थे उनके पास जाने कितनी भूमि थी, जगह थी, वो उनके किसी काम की नहीं ली थी, बस थी। तो उस सब चीजों को ठीक करना था ताकि सभी में एक वितरण जो है वह किया जाए। तो फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी था, संपत्ति का अधिकार। डीपीएसपी की बात करेंगे, वह वेलफेयर की बात कर रहा है, दोनों में कंफ्लिक्ट होगा। पार्लियामेंट ने क्या किया कि डीपीएसपी को लागू करना है, इसलिए फंडामेंटल राइट को एब्रेज कर दो या उसमें काट छाट कर दो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये नहीं हो सकता। द पार्लियामेंट अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन सेइंग दैट इट कैन अब्रेज फंडामेंटल राइट फॉर गिविंग इफेक्ट टू डीपीएसपी, बट द सुप्रीम कोर्ट रिजेक्टेड दिस प्रोवाइड ऑल्सो। तो जो भी प्रश्न सामने आए, सुप्रीम कोर्ट ने एक एक करके सबको मना कर दिया कि ये जो है वह बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने एक मामला जो है, जो कि हम सभी जानते हैं, जजमेंट द सुप्रीम कोर्ट सेड इट कैन नॉट, एंड फेमस केशवानंद भारती, केशवानंद भारती केस, केशवानंद भारती केस, है ना। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, केशवानंद भारती केस, सुप्रीम कोर्ट ने कहा देयर आर सम बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, देयर आर सम बेसिक फीचर of the constitution and the parliament cannot amend these, and the parliament cannot amend these power। ठीक है, पार्लियामेंट को, संसद को यह शक्ति नहीं है कि जो बेसिक फीचर्स हैं, जो बुनियादी मूल्य हैं, उनमें काट छाट कर सके, और जो फंडामेंटल राइट है ये हमारे बेसिक जो स्ट्रक्चर है उसका हिस्सा है, इसलिए इनको रिमूव नहीं किया जा सकता। एक और केस आ गया, कमी थोड़ी थी कि आखिर ये जो गवर्नमेंट के बीच में, न्यायपालिका के बीच में जो मुद्दा चल रहा था उसमें कमी नहीं थी केसेस की। एक और केस था बच्चों कि इस समय क्या हुआ कि एक जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की हम बात करें, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इस वक्त ये जो पद है जब खाली हुआ तब इसको भरने की बारी आई। और यहां पर बेसिकली एक प्रैक्टिस होती थी, अपॉइंट द सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एज अ सीजेआई, कि जो सबसे ज्यादा सीनियर मोस्ट जज होगा उसको सीजेआई के रूप में अपॉइंट किया जाएगा। लेकिन इसमें हुआ क्या बच्चों कि यहां पे भी जो सरकार है उसने क्या किया कि जो उसकी पसंद के, सरकार के पसंद के जो जजेस थे उनको एज अ सीजेआई जो है वह अपॉइंट कर दिया, और यहां पर जो सीनियर मोस्ट जज वाली परिपाटी थी उसको कैंसिल कर दिया, है ना, उसको नहीं माना। तब ऐसे में क्या हुआ कि एएन राय जो है वह सीजेआई तो बन गए, उनको अपॉइंट किया गया, लेकिन यहां पर एक जो ये बहुत बड़ी एक जो राजनीतिक संघर्ष वाली एक पृष्ठभूमि थी वह तैयार हो चुकी थी, एक पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी भी स्टार्ट हो चुकी थी। ठीक है, और यहां पर जानते हो लास्ट इसका हाई जो पॉइंट है वह क्या था, इलाहाबाद हाईकोर्ट में। चलो आओ इसके आगे चलते हैं, वरना तो चीफ सीजेआई वाला मुद्दा हो गया। चलो एक और देख लेते हैं, यहीं पे लिख देती हूं, आपको समझ में आ जाएगा। अब देखो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्या किया, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक फैसला दिया कि इंदिरा गांधी का जो इलेक्शन किया गया, जहां से वह चुनाव किया गया था, उनका चुनाव हुआ था, सो हाई कोर्ट डिक्लेयर इंदिरा गांधी इलेक्शन इनवैलिड। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया, इंदिरा गांधी इलेक्शन इनवैलिड।
अब ऐसा क्यों हुआ? ये ऐसा डिसीजन था ना, इंदिरा गांधी का जो इलेक्शन है वही इनवैलिड कर दिया। 3-4 केसेस हो गए, 3 कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज उठे थे। क्या फंडामेंटल राइट, कैन द पार्लियामेंट एब्रिज फंडामेंटल राइट, क्या इसको कम कर सकती है? क्या कर्टेल कर सकती है राइट टू प्रॉपर्टी को? काट छाट कर सकती है पार्लियामेंट? और क्या पार्लियामेंट डीपीएसपी को लागू करने के लिए फंडामेंटल राइट को अफेक्ट करेगी, प्रभावित करेगी? तीनों के आंसर में सुप्रीम कोर्ट ने कहा नो। केशवानंद भारती केस आया जिसमें कहा कुछ ऐसी बुनियादी मूल्य हैं आप परिवर्तन नहीं कर सकते, और इसी में से एक है राइट टू प्रॉपर्टी, बिकॉज ऑफ फंडामेंटल राइट का हिस्सा, और फंडामेंटल राइट बेसिक फीचर है, ठीक है। और यहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का जो उस वक्त पद खाली होता है, और एएन रे को वरिष्ठता के आधार पर नहीं चुना गया बल्कि सरकार की पसंद के आधार पर चुना गया। यहां से कंट्रोवर्सी बढ़ी, और हाईएस्ट जो कंट्रोवर्सी थी वो ये थी कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि इंदिरा गांधी जी का जो इलेक्शन, जहां से उन्होंने इलेक्शन जीता है, वही क्या है, वही इनवैलिड है। अब देखो यहां से क्या आगे, आगे देखो, यहां तक बात समझ में आ गई। अब इसके आगे इलाहाबाद, ये आपको याद रखना कि इलाहाबाद हाईकोर्ट, इंदिरा गांधी इलेक्शन इनवैलिड। अब क्यों हुआ ये आगे समझेंगे। इतना समझ में आ गया? इस वक्त की चीजें क्या चल रही थी, जुडिशरी क्या बोल रही है, गवर्नमेंट क्या बोल रही है, ओपोजिशन क्या बोल रहा है। पृष्ठभूमि में हमने देख लिया कि भाई इकोनॉमिक कंटेस्ट था, गुजरात बिहार के मूवमेंट थे, और ये था, ठीक है। अब हम चलेंगे डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी। डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी, बात जहां से हमने खत्म की थी हम वहीं से शुरू करते हैं कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्या किया। ऑन 12 जून 1975 जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा, ये इलाहाबाद हाई कोर्ट के, इन्होंने एक जज थे, इन्होंने जजमेंट दिया डिक्लेयरिंग द इंदिरा गांधी इलेक्शन टू द लोकसभा इनवैलिड। लो अब कर लो। तो यहां पर उन्होंने क्या कि भाई न्यायपालिका के आगे तो चलनी नहीं है, अगर न्यायपालिका कह दे। और याद रखना कि आपने जो 42वां संविधान संशोधन 42nd अमेंडमेंट, इसमें यह कहा गया था कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और पीएम का जो इलेक्शन होगा उसको जांचने का अधिकार न्यायपालिका को नहीं है। सो या इसे जुडिशियल रिव्यू के बाहर की बात कही गई थी कि ये इसके बियॉन्ड है, ये इससे परे है, ऐसा संशोधन किया गया था, लेकिन बाद में संशोधन को ठीक किया। तो देखो गवर्नमेंट ने इस वक्त जो संशोधन किए, इस वक्त इसलिए कहा जाता है कि सरकार की मंशा ही ऐसी थी कि उसने जो भी जजमेंट, जो भी उसने संशोधन किए अमेंडमेंट में, वो कहीं ना कहीं लोकतंत्र के लिए खतरा था। तभी तो क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर कहा जा रहा है ना इस पूरे चैप्टर को, कि इमरजेंसी के आसपास जो भी डिसीजंस गवर्नमेंट ले रही है वह कहीं ना कहीं एंटी डेमोक्रेटिक है। तो इसमें क्या कहा कि अब जगमोहन लाल सिन्हा जो इलाहाबाद के हाईकोर्ट के जज थे, इन्होंने डिक्लेयरिंग इंदिरा गांधी इलेक्शन टू द लोकसभा इनवैलिड। अब ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए कहा बच्चों क्योंकि जब इंदिरा गांधी ने यहां से चुनाव लड़ा था तब राजनारायण इनके विरोध में खड़े थे। अब जो राजनारायण है, जो कि सोशलिस्ट लीडर थे, इन्होंने एक पिटीशन दायर की और कहा देखो क्या होता है कि आप चुनाव में, हम चुनाव सुधार इन सब की बात शायद कर चुके, रिफॉर्म की है ना, इलेक्शन रिफॉर्म। तो इन्होंने क्या किया बच्चों कि इन्होंने कहा कि चूंकि मतलब ऐसी घोषणा ऑलरेडी है और ऐसे निर्देश दिए जाते हैं कि जो भी इलेक्शन लड़ रहा है वह गवर्नमेंट मशीनरी का यूज नहीं कर सकता इलेक्शन में। इंदिरा गांधी ने ऐसा किया है, इस आधार पर उन्होंने पिटीशन दायर की थी कि इस जगह से इनका जो ये इलेक्शन है उसको इनवैलिड घोषित किया जाए। So socialist leader and the candidate who had contested against her in 1971, the petition challenged the election of Indira Gandhi on the ground that she had used the service of government servant in her election campaign. तो उन्होंने सरकारी अधिकारियों का इस्तेमाल किया उनके अपने चुनावी अभियान में, और ये एक आधार हो जाता है कि आपका जो इलेक्शन है वो इनवैलिड घोषित कर दिया जाए। एंड द जजमेंट ऑफ द हाई कोर्ट मीन द लीगली शी वॉज नो मोर एन एमपी। अच्छा ये बताओ, शी वॉज नो मोर एन एमपी, अगर वह मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही नहीं है तो फिर वह पीएम कैसे हैं? वही प्रश्न उठ गया। अब वो एमपी नहीं है क्योंकि इनवैलिड घोषित कर दिया। इनवैलिड क्यों घोषित किया? राजनारायण ने पिटीशन दायर की थी। अब एमपी नहीं है तो पीएम कैसे होंगी? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है तो प्राइम मिनिस्टर कैसे होंगी? आप जहां से चुने गए थे वही इनवैलिड था, वहीं से हट गए, आप पीएम की पोजीशन पर कैसे रहोगे? तो यहां पर क्या हुआ बच्चों, शी वॉज नो मोर एन एमपी एंड देयरफॉर कुड नॉट रिमेन द पीएम अनलेस शी वॉज वंस अगेन इलेक्टेड एज एन एमपी विद इन 6 मंथ। अगर वह विद इन 6 मंथ फिर से एमपी नहीं बनती है, हटना पड़ेगा। अब देखो आ गई 24 जून, 24 जून की बात है। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया,
सुप्रीम कोर्ट ने ये जो इलाहाबाद हाई कोर्ट जगमोहन लाल सिन्हा न्यायाधीश के द्वारा इन जज के द्वारा जो दिया गया था कि ये इनवैलिड है, बाकी सारी चीजें, इस पे एक पार्शियली स्टे ऑर्डर लाया. सो सुप्रीम कोर्ट ग्रांटेड हर अ पार्शियल स्टेट ऑन हाई कोर्ट ऑर्डर till she appeal till her appeal was decided. She could remain an MP but could not take the part in processing of the Lok Sabha. इसमें ये कहा गया था, इस पे जो है वह रोक लगाई गई कि बेसिकली जिसमें ये कहा जा रहा था कि वह एमपी नहीं है, इसलिए लोकसभा की जो प्रोसेसिंग्स जो प्रक्रिया है उसमें पार्ट नहीं ले सकती. हम देखेंगे किस तरीके से. अब यहाँ पर देखो सुप्रीम कोर्ट क्या काम कर रही है. ठीक है, समझ गए इस बात को. तो डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी की एक पृष्ठभूमि यहाँ भी है. अब आगे चलते हैं. इंदिरा गांधी एडवाइज द प्रेसिडेंट. इस वक्त जो फखरुद्दीन अली अहमद थे, ये क्या ये राष्ट्रपति थे? टू डिक्लेयर अ स्टेट ऑफ इंटरनल इमरजेंसी इन इंडिया यूजिंग आर्टिकल 352 and the emergency was declared without warning on the midnight of 25th June. A national emergency was being declared in India for the third time, and the first two times were during that war, the China and Pakistan 1962 and 1971 respectively. क्या आंसर होगा इसका? देखो, जब इंदिरा गांधी पीएम थी और जब देखा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हटा दी और ये सारी चीज़ें चल रही, अपोजिशन अब प्रेस करने लगी, जो प्रेशर है क्रिएट करने लगी एक, कि किस तरीके से मतलब जो इंदिरा जी हैं वह रेजिग्नेशन दें, है ना, और एक जो मैसिव मूवमेंट जो है वह शुरू हो गया. इस तरह की बातें की जाने लगी. अब यहाँ पे इंदिरा गांधी ने क्या किया कि रातों रात 25 जून की हम बात करेंगे तो यहाँ पे रातों रात उन्होंने क्या किया कि जो राष्ट्रपति थे उनके पास गई और यहाँ पर उन्होंने एडवाइस दे दी कि इंटरनल इमरजेंसी. तो यहाँ पर इसी का तो आधार बना गया कि जो क्रिटिक थे उन्होंने ये कहा कि ये इमरजेंसी देश के लिए नहीं थी, ये इमरजेंसी केवल एक व्यक्ति को बचाने के लिए थी, ये केवल और केवल इंदिरा जी ने खुद को बचाने के लिए की थी. सो यहाँ पर क्या किया कि उस वक्त प्रेसिडेंट थे फखरुद्दीन अली अहमद और इंटरनल जो इमरजेंसी के आधार पर आंतरिक अशांति और आर्टिकल 352 का यूज किया गया. आर्टिकल आपको पता है 3 आर्टिकल्स में बात की गई, 352, 356 एंड 360, है ना. 3 टाइप के इमरजेंसीज की बात करते हैं. तो यहाँ पर कौन सा वाला इंटरनल इमरजेंसी के आधार पर और आर्टिकल 350. टेक्निकली तो ये सही था, टेक्निकली सही था कि गवर्नमेंट के पास ऐसा पावर है कि अगर सरकार को लग रहा है कि किसी तरह का खतरा है तो वो उससे डील करने के लिए इमरजेंसी को इंपोज कर सकती है. टेक्निकली सही था बट बाकी तरीके से सही नहीं था. The emergency was declared without warning on the midnight of 25th June. Yes, बिल्कुल सही. रातों रात जो न्यूज़पेपर थे और बाकी सब थे उनकी जो बिजलियां है वे बंद कर दी गई, काट दी गई. 3 दिन बाद जब प्रॉपर उन पर सेंसरशिप लगाने का जो एक ढांचा तैयार हो गया, फ्रेमवर्क तैयार हो गया, उसके बाद उनको लाइट दी कि अब छापो बेटा. और फिर उसके बाद ये उस पर प्रेस सेंसरशिप और सारी चीज़ें ऐसी हुई कि गवर्नमेंट की प्योर परमिशन के बिना आप कुछ चीज़ों को नहीं पब्लिश कर सकते. तो न्यूज़पेपर और बाकी भी जो इस तरह के पब्लिश चीज़ें थी उन सभी पर रोक लगाई गई. तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि आज अगर हम 25 जून की रात में ये काम कर रहे हैं और सुबह से ही जो न्यूज़पेपर वालों का तो भाई काम सारी रात चलता है, तब आपको 4-5 बजे से खबरें मिलनी शुरू हो जाती है. तो गवर्नमेंट ने रात में ही सारे जो हम देखेंगे कि जो लाइट्स है वह कटवा दी इस तरह सभी न्यूज़पेपर के कारखानों की कि आप कैसे छापोगे, है ना. तो और देवी कब 2-3 दिन बाद जब प्रेस सेंसरशिप जो है वह इसके लिए प्रॉपर तब तक एक फ्रेमवर्क तैयार कर लिया गया कि कैसे गवर्नमेंट की प्योर तभी तो इसको हम कह रहे हैं ना कि जो इमरजेंसी उसको क्यों डेमोक्रेटिक एक क्राइसिस कहा जा रहा है. ठीक है, तो इमरजेंसी वाज डिक्लेयर्ड विदाउट वार्निंग ऑन द मिडनाइट ऑफ 25th. और जो मंत्रिमंडल कैबिनेट था ना, जब इम्पोज कर दिया गया उससे अगले दिन पे बातचीत हुई. सुबह 6 बजे के आसपास मीटिंग बुलाई गई, लेकिन वो 25 नहीं, वो 26 तारीख थी. लेकिन 25 तारीख को इमरजेंसी ऑलरेडी डिक्लेयर्ड हो चुकी थी. नेशनल इमरजेंसी वॉज बीइंग डिक्लेयर्ड इन इंडिया फॉर द थर्ड टाइम. ये बात सही है. इसके पहले चाइना और पाकिस्तान से जब 62-71 में युद्ध हुआ था तब जाके जो नेशनल इमरजेंसी है इसको इम्पोज किया गया. तो ये तीसरा ऐसा समय था. लेकिन इसमें आधार क्या था कि किसी ने अटैक हम पे नहीं किया था, बल्कि इसमें क्या था, आपने इंटरनल जो बेसिकली इमरजेंसी जो है इसको आपने घोषित कर दिया. तो यहां पर क्या है कि ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा. आया समझ में? तो डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी वैसे तो आप समझ गए, चलो लेकिन फिर भी कुछ चीजों को लिख लेते हैं, है ना. सो शुरू हम करते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट से. अब देखो 12 जून 1975 इलाहाबाद हाई कोर्ट.
12 जून 1975, ठीक है। इलाहाबाद हाई कोर्ट है, ध्यान रखना। इंदिरा गांधी इलेक्शन टू द लोकसभा, इंदिरा गांधी इलेक्शन टू द लोकसभा इनवैलिड। और ऐसा किया क्यों गया? ये राजनारायण थे, राजनारायण सोशलिस्ट लीडर। इन्होंने क्या किया था? पिटीशन दायर की थी, याचिका। और इन्होंने जो पिटीशन दायर की थी उसमें यह कहा गया था कि शी हैड यूज्ड इंदिरा गांधी use the service of government servant in her election campaign, है ना। और जब यहाँ पर इनवैलिड घोषित किया तब ये कहा कि अगर इंदिरा जी जो है, अगर ये अब एमपी नहीं है तो फिर ये पीएम कैसे रह सकती हैं, और यहाँ पे रोक लगा दी, ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट का इसमें क्या भूमिका थी कि 24 जून को सुप्रीम कोर्ट ने इस पे एक स्टे ऑर्डर लगा दिया था पार्शियली, है ना। उस समय के लिए जो स्टे ऑर्डर है वह इलाहाबाद हाई कोर्ट के पर लगा दिया था। क्लियर है? तो यहाँ पर ये जो चीजें हैं वह चल रही थी। अब आगे देखो, ये सरकार पे संकट हो गया। अब बेसिकली इसके लिए सरकार ने क्या किया, इसको समझो जरा। डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी में गवर्नमेंट ने कैसे रिस्पॉन्स किया, इसको समझते हैं हम, ठीक है। आप प्रॉब्लम तो समझ गए कि कहाँ कहाँ कैसे प्रॉब्लम थी। अब गवर्नमेंट कैसे रिस्पॉन्स कर रही है उसको हम समझते हैं। क्राइसिस एंड रिस्पॉन्सेस। सबसे फर्स्ट तो जेपी नारायण जो थे, वही टोटल रेवोल्यूशन वाले, है ना, जेपी नारायण, इन्होंने क्या किया? इंदिरा गांधी पर बेसिकली अब इस्तीफा देने के लिए एक दबाव डाला। सो जेपी नारायण प्रेस्ड फॉर इंदिरा गांधीज रेजिग्नेशन। और इसके बाद इन्होंने एक मैसिव जो डेमोन्स्ट्रेशन है इसका आह्वान किया इन दिल्ली रामलीला मैदान, ठीक है, रामलीला ग्राउंड। तो यहां पर एक विशाल प्रदर्शन की इन्होंने आह्वान किया। साथ ही इन्होंने पुलिस से और आर्मी से ये कहा कि अगर आपसे इमोरल और अनडेमोक्रेटिक तरीके से कोई गवर्नमेंट अगर आपको ऑर्डर देती है तब आप उस ऑर्डर को ना माने। तो यहां पर बेसिकली क्या हुआ था कि एक जो ये संकट है वह सरकार को अब साफ साफ दिखाई देने लगा था कि जहां तक कोर्ट ने इनवैलिड घोषित किया बात अलग है, ठीक है, याचिका एंड बाकी सारी चीजें चल ही रही थी कि सुप्रीम कोर्ट ने स्टे ऑर्डर भी हालांकि उस पर लगा दिया था, लेकिन उसके बाद भी अभी क्या है, ये प्रॉब्लम खड़ी हो गई थी कि अब जेपी नारायण ने क्या किया कि एक तो इंदिरा गांधी के रेजिग्नेशन के लिए दबाव डालना शुरू किया और एक विशाल जो सत्याग्रह की जो बात है ये भी इन्होंने कही, नेशन वाइड सत्याग्रह की जो बात है यहां पर इनके द्वारा कही गई, ठीक है। तो यहां पर देखो गवर्नमेंट का क्या रिस्पॉन्स था इसके बारे में। तो गवर्नमेंट रिस्पॉन्स इमरजेंसी, गवर्नमेंट रिस्पॉन्स इमरजेंसी जून 1975। बाकी आपको पता ही है कि राष्ट्रपति कौन थे, किस तरीके से मिडनाइट में ये जो है वह इम्पोज किया गया, ठीक है। साथ ही देखो आर्टिकल 352 का इसमें यूज किया गया था, आर्टिकल 352 का इसमें यूज किया गया था। और यहां पर देयर वॉज अ थ्रेट ऑफ इंटरनल डिस्टेंस,
disturbance. There was a threat of internal disturbance. आंतरिक अशांति के आधार पर, इंटरनल डिस्टर्बेंस, ठीक है, आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल लगा दिया गया। क्लियर? आपको पता है कि वैसे तो टेक्निकली स्पीकिंग क्या कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर सम स्पेशल पावर, गवर्नमेंट के पास कुछ स्पेशल पावर है, वैसे तो तकनीकी रूप से ये मामला सही था, है ना। सो गवर्नमेंट इमरजेंसी जो है वो डिक्लेयर कर सकती है, इसके ऐसी कुछ विशेष शक्तियां जो है वह सरकार के पास थी, इसमें टेक्निकली कुछ गलत नहीं था। सो बेसिकली देखो कि जब इमरजेंसी को इम्पोज कर दिया जाता है तब कुछ तरीके के जो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर हमने अपनाया है ना, उसमें काफी सारे चेंजेस हो जाते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि जो केंद्र है, गवर्नमेंट जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, वह ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है, उसके पास ज्यादा पावर आ जाते हैं, वह स्टेट लिस्ट पर भी जो डिसीजंस है, जो लॉ है वह बना सकता है और पूरी तरीके से जो है वह कंट्रोल हो जाता है। इसीलिए कहा भी जाता है कि इमरजेंसी में हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वह बड़ी ही खूबसूरती से फेडरल की जगह किस तरह शिफ्ट हो जाता है, एक यूनिटरी गवर्नमेंट की तरफ शिफ्ट हो जाता है, बिकॉज ऑफ अब सेंट्रल के पास जो सारी शक्तियां हैं वह चली जाती हैं। तो जो भी चीजें चल रही थी और इंटरनल डिस्टर्बेंस के आधार पर इमरजेंसी को इम्पोज कर देना, लोगों के द्वारा कहा जाता है कि केवल और केवल सरकार ने खुद को बचाने के लिए किया, इसकी कोई भी आवश्यकता नहीं थी, बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट हैड इनफ पावर कि वह कंट्रोल कर लेती इस तरह की सिचुएशंस को। यार आंदोलन चल रहा है, मैसिव डेमोन्स्ट्रेशन जो है वह रामलीला मैदान में हो रहा है, बस जैसे ही 25 तारीख को इमरजेंसी इम्पोज की गई, बच्चों जेल में ठूस दिया गया, सारे विपक्षी नेताओं को, है ना, उठाकर जेल में रख दिया गया। और जो प्रिवेंटिव डिटेक्शन के तहत इतनी गिरफ्तारी है, प्रिवेंटिव डिटेक्शन, निवारक नजरबंदी, मतलब आपको कोई क्राइम करने के पहले आप क्राइम कर सकते हैं इस आधार पर, और अगर आपने प्रिवेंटिव डिटेक्शन के अंतर्गत आपको अरेस्ट किया गया है तब ना तो रीजन बताने की जरूरत है और ना ही आपको 24 आवर के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने की जरूरत है। और क्या होगा इसके साथ ही, अगर आपने प्रिवेंटिव डिटेक्शन के अंतर्गत किया और साथ ही जो बंदी प्रत्यक्षीकरण था ना, हैबियस कार्पस, उसको भी क्या किया, खत्म कर दिया गया, मतलब उसको लागू नहीं किया जा सकता था उस समय। कई हजारों लाखों जो गिरफ्तारियां उस समय हुई थी। तो कहा जाता है कि सरकार ने खुद को बचाने के लिए इस तरह के अतिवादी कदम उठाए थे जिनकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी, है ना। तो यहाँ पर क्या चल रहा है कि आर्टिकल 352 का यूज किया और टेक्निकली हम देखें कॉन्स्टिट्यूशनली सही था कि गवर्नमेंट के पास स्पेशल पावर है। और इसमें बेसिकली दो बातें और आपको याद रखनी है कि अगर इमरजेंसी जो है वह इम्पोज हो जाए तब इमरजेंसी में क्या होता है। इमरजेंसी तो इमरजेंसी में जो शक्तियां हैं, है ना, वो बदल जाती हैं। और इसमें पहला क्या चेंज हुआ, सबसे फर्स्ट चेंज होगा फेडरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। फेडरल डिस्ट्रीब्यूशन, फेडरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर remain partially suspended and all remain partially suspended and all the power are concentrate in the hand of the union government, तो बेसिकली उसमें क्या होता है कि फेडरल का मतलब क्या होता है, मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट। और इसमें क्या होता है कि जो शक्तियां हैं वह राज्य सरकार के पास भी और केंद्र सरकार के पास भी है। और जो स्टेट हम कहें तो वो कोई दया दृष्टि पर निर्भर नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट की, यूनियन गवर्नमेंट की। तो फेडरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर जो है वह चेंज हो जाता है, इसको सस्पेंड कर दिया जाता है पार्शली। और इसमें क्या किया जाता है कि जो शक्तियां हैं, है ना, ये पावर्स कंसंट्रेट किसके पास हो जाते हैं, यूनियन गवर्नमेंट के पास कंसंट्रेट हो जाते हैं, है ना। और सेकंड इसमें क्या होता है, सेकंड चेंज है कि बेसिकली गवर्नमेंट के पास ये पावर हो जाता है सेकंड कि वह कुछ जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको कर्टेल कर सकती है, उसमें काट छांट कर सकती है ना। फंडामेंटल
जो राइट्स हैं, ठीक है, इसको बेसिकली क्या कर सकती है, रिस्ट्रिक्ट कर सकती है, प्रतिबंध लगा सकती है, रिस्ट्रिक्ट एंड कर्टेल, कुछ संशोधन कर सकती है काट छाट के एंड इस समय के लिए, और रिस्ट्रिक्ट भी कर सकती है। तो ये पावर किसके पास है, गवर्नमेंट के पास है। इमरजेंसी को एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशन की तरह देखा जाता है जिसमें कि नॉर्मल डेमोक्रेटिक जो पॉलिटिक्स फंक्शनिंग है वह नहीं हो पाती है ना। तो नॉर्मल जो डेमोक्रेटिक फंक्शन हो रही थी, सरकार साधारण तरीके से जो चल रही थी लोकतंत्रात्मक तरीके से, वैसे नहीं चलती है। तो इसमें काफ़ी सारे जो चेंजेस है वह हो जाते हैं बिकॉज ऑफ इमरजेंसी को एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो सिचुएशन है, असाधारण परिस्थिति, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन की तरह रूप में देखा जाता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि 25 जून 1975 की बात है जब इंदिरा जी जो है वह राष्ट्रपति जो हमारे फखरुद्दीन अली अहमद थे उनके पास जाती हैं और उसको सिफारिश कर और उनको सिफारिश करती हैं कि वह इम्पोज करें इमरजेंसी, है ना, क्योंकि इमरजेंसी डिक्लेयर करने का काम किसका है, पीएम सिफारिश करता है, बट डिक्लेरेशन का काम तो राष्ट्रपति का है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी टू ऑल द मेजर न्यूज़पेपर ऑफिस वाज डिसकनेक्टेड, और 3 दिन के बाद जो है उनको बिजली दी गई कि आप छापो। और एक मीटिंग होती है सुबह 6 AM 26 जून को, जिसमें कैबिनेट से और बाकी कैबिनेट को बेसिकली यहाँ पर इन्फॉर्म किया जा रहा है। अब तो क्या है, अब कुछ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा इस तरह का प्रोविजन कर दिया गया है कि जो कैबिनेट है, जो मंत्रिमंडल है, उसकी लिखित सिफारिश, रिटर्न कंसेंट चाहिए होगा, तभी जाके आप इमरजेंसी को इम्पोज कर सकते हो। तो संविधान में हमें ये बताया गया, इमरजेंसी ने हमें संविधान ये बताया कि संविधान में इस जगह पर कमी थी, सरकार इस कमी का फायदा उठा सकती है। इसलिए फिर बाद में ये कहा गया कि भाई ये जो बाद में इन्फॉर्म किया जा रहा ना कैबिनेट को, आपको पहले इनसे प्योर परमिशन, प्योर असेंट, इनका जो कंसेंट है वह लेना पड़ेगा, और इनकी कंसेंट के बिना, इनकी रिटर्न कंसेंट के बिना इमरजेंसी को इम्पोज नहीं किया जा सकता। और आगे जो आंतरिक अशांति शब्द था ना, इंटरनल डिस्टर्बेंस, उसकी जगह हम देखेंगे सशस्त्र विद्रोह की बात की गई कि जब तक शस्त्र से लोग ना लड़ने लगे, विद्रोह ना हो जाए इस तरीके से आर्म्ड को लेकर, तब तक जो है आप किसी तरीके से इमरजेंसी को, आंतरिक इंटरनल डिस्टर्बेंस से इस आधार पर तो कोई भी लगा दे, आज लगा दे गवर्नमेंट। तो ये एक जो आधार है वह गलत है, तो संविधान में यहाँ पे संशोधन किया। तो समय के साथ साथ ये ऐसा दौर था जब देश जो है, जो हमारा लोकतंत्र है, जो डेमोक्रेटिक इंडिया का जो एक कहते हैं एक्सपेरिमेंट है, वो यहाँ पर स्ट्रांग होता है, क्योंकि लोग जो है वह अवेयर हुए, ठीक है, जो पॉलिटिकल पार्टीज थी और बाकी सब, उन्हें भी कुछ चीज़ें जो है वह समझ में आई, गवर्नमेंट को भी समझ में आया, जुडिशरी को भी समझ में आया, और सबने क्या किया, बेसिकली सबने एक तरह से जोड़ लाया कि गवर्नमेंट अपना काम कर रही है, जुडिशरी अपना काम कर रही है। तो यहाँ पर बेसिकली ये जो एक समय था वह एक डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स के स्ट्रांग होने का भी टाइम था, केवल ऐसा टाइम नहीं था कि जहां पर लोगों के अधिकार छीने गए या फिर इमरजेंसी को इम्पोज किया गया बाकी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि ये गवर्नमेंट का एक तरह से रिस्पॉन्स था कि गवर्नमेंट ने इसको इस रूप में देखा कि सीधा इम्पोज कर दो। चलो, तो इलाहाबाद हाईकोर्ट का हमने देख लिया कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्या किया, इलेक्शन को वॉइड घोषित कर दिया, है ना, क्योंकि इलेक्टोरल माल प्रैक्टिस हुई थी। एंड ये इलेक्टोरल माल प्रैक्टिस क्या है कि उन्होंने गवर्नमेंट मशीनरी का यूज जो है वह अपने कैंपेन में किया हुआ था। सो जनता पार्टी के लीडर थे जेपी नारायण, कॉल्ड द आउटसाइडर ऑफ द गवर्नमेंट, ही चैंपियन ऑफ प्रोग्राम ऑफ संपूर्ण क्रांति एंड टोटल रेवोल्यूशन। एंड इन्होंने कहा कि भाई जब पुलिस एंड मिलिट्री है डिसऑबे द अनकॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर, ये बात उन्होंने कही थी। एंड थिंग्स वेयर हीटिंग अप द गवर्नमेंट, गांधी डिक्लेयर द इमरजेंसी, इंदिरा गांधी की बात हो रही है कि इंदिरा गांधी डिक्लेयर द इमरजेंसी एंड अरेस्ट ऑल ओपोजिशन लीडर इंक्लूडिंग जेपी नारायण, मोरारजी देसाई, चरण सिंह, आचार्य कृपलानी, है ना, इवन कांग्रेस लीडर हु वो अपोज द इमरजेंसी वर अरेस्टेड। इवन कांग्रेस के भी जो नेता थे ना, जिन्होंने इमरजेंसी को अपोज किया गया था, उनको भी अरेस्ट कर लिया गया। तो यहाँ पर ये सारी जो चीजें हैं वह चल रही थी, ठीक है। चलो, अब हम इसके कंसिक्वेंसेस की बात करें। कंसिक्वेंसेस इसके ये थे बच्चों, क्राइसिस की बात हो गई, कुछ कंसिक्वेंसेस बता देती हूँ कि फ्रीडम ऑफ प्रेस एंड सम ऑफ फंडामेंटल राइट ऑफ सिटीजन वर सस्पेंडेड एंड ऑल द ऑनगोइंग प्रोटेस्ट एंडेड। जो भी प्रोटेस्ट सारे चल रहे थे वो सभी खत्म हो गए कुछ समय के लिए। स्ट्राइक वर बैंड, ऑपोजिशन लीडर वर पुट इन अ जेल। तो यहाँ पर क्या किया कि जो स्ट्राइक्स, जो हड़ताल और जो रेल हड़ताल इस वक्त चल रही थी, जो कि सरकार ने क्या किया कि उसे भी सप्रेस कर दिया, दबा दिया, और किसी भी तरह का उन्हें जो भी उनकी डिमांड्स थी कुछ भी फुलफिल नहीं की गई, है ना। तो यहाँ पर क्या है कि जो स्ट्राइक्स वगैरह चल रही थी इमरजेंसी
इमरजेंसी के लागू होते ही सभी को बैन कर दिया गया। द पार्लियामेंट ऑल्सो ब्रॉट इन मैनी न्यू चेंजेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कई नए चेंजेस आए, जैसे कि 42nd जो अमेंडमेंट है वो इसीलिए कंट्रोवर्शियल है और उसमें जो प्रोविजन है वह इसीलिए कंट्रोवर्शियल है बिकॉज ऑफ वो इमरजेंसी के टाइम आया था। इमरजेंसी ही जब कंट्रोवर्शियल है तब आपने क्या किया, इमरजेंसी के समय वो चीजें लेकर आए, तब तो कहते हैं कि डेमोक्रेटिक तरीके से चीजें चली नहीं रही थी। और उस वक्त जो भी संशोधन हुए वह केवल और केवल इंदिरा गांधी ने खुद को बचाने के लिए किया। ऐसा कहा जाता है कि सरकार ने खुद को बचाने के लिए किया। प्योर अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट वाज नीडेड टू पब्लिश एनी आर्टिकल एंड मैटर, इट इज कॉल्ड प्रेस सेंसरशिप, है ना। प्योर परमिशन आपको नीड होगी अगर आपको कुछ पब्लिश करना है। तो कंट्रोवर्सीज क्या थी? आफ्टर इमरजेंसी एंड इन्वेस्टिगेशन वॉज डन बाय शाह कमीशन, एक शाह कमीशन जो है इसकी नियुक्ति की गई थी, इनकी इन्वेस्टिगेट किया जाए। तब पता चला कि बहुत सारे जो फंडामेंटल राइट्स है उनका वायोलेशन हुआ, गलत जो प्रैक्टिसेस है गवर्नमेंट के द्वारा की गई, जो कि एक डेमोक्रेसी के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, ऐसा शाह कमीशन के द्वारा किया गया। सो द गवर्नमेंट आर्ग्यू दैट इन अ डेमोक्रेसी द ऑपोजिशन पार्टी मस्ट अलाउ टू इलेक्टेड रूलिंग पार्टी टू गवर्न अकॉर्डिंगली इट्स पॉलिसीज एंड the critics say Indira Gandhi misused constitutional provision meant for saving the country to save her personal power। तो यहाँ पर क्या था कि उन्होंने कहा कि देश को बचाने के लिए आपातकाल नहीं था, खुद को बचाने के लिए आपातकाल था। और यहाँ पे गवर्नमेंट का कहना था कि भाई ये डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी में जो गवर्नमेंट इलेक्ट होके आई है उसे अपना काम तो करने दो, उसकी अपनी पॉलिसी, उसे अपनी पॉलिसी से काम करने दो, है ना। तो यहाँ पर गवर्नमेंट का ये मानना था कि जो गलत तरीके से ये एक सामूहिक रूप से आप जो स्ट्राइक की बात कर रहे हो, एक मैसिव डेमोन्स्ट्रेशन की बात कर रहे हो, एक विशाल सत्याग्रह की बात कर रहे हो, इस तरह की चीजें डेमोक्रेसी के लिए अच्छी नहीं है, इस तरह की चीजें गवर्नमेंट के लिए अच्छी नहीं है। क्योंकि गवर्नमेंट फिर जो प्रोग्राम्स हैं, जो डेवलपमेंट, जो वेलफेयर प्रोग्राम्स हैं, उन पर कंसंट्रेट नहीं कर पाती है, इसलिए आपको ये सारी चीजें डेमोक्रेसी में नहीं करनी चाहिए। बट अब क्रिटिक्स का कहना है कि भाई डेमोक्रेसी है तो उसमें मूवमेंट तो होंगे, सरकार दूसरे तरीके से कंट्रोल कर ले, जरूरत क्या थी। तो उन्होंने खुद के पावर को बचाने के लिए इमरजेंसी का यूज किया, ऐसा कहा जाता है। शाह कमीशन एस्टिमेटेड दैट नियरबाय 1 लाख पीपल वर अरेस्टेड अंडर प्रिवेंटिव डिटेक्शन लॉ। 1 लाख से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया था शाह कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर। अपार्ट फ्रॉम अरेस्ट ऑफ पॉलिटिकल वर्कर एंड रेस्ट्रिक्शंस ऑन द प्रेस एंड इमरजेंसी डायरेक्टली अफेक्टेड लिव्स इन द कॉमन पीपल इन मैनी केसेस। तो यहां पर ये कंट्रोवर्सी इसके बारे में देखी जाए। अच्छा, लेसन्स क्या हमने सीखे, लेसन्स ऑफ द इमरजेंसी। पहला लेसन जो हमने सीखा इमरजेंसी से कि इट इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू डू अवे विद अ डेमोक्रेसी इन इंडिया। ये पहला हमने जो लेसन है वह सीखा, ठीक है, कि जिस तरीके से ये जो टाइम था डेमोक्रेसी के लिए जरूर एक खतरा माना जाता था, बट इतना आसान भी नहीं है कि इंडिया से जो डेमोक्रेसी है वह चली जाए। दूसरा हमने जो देखा कि इंटरनल इमरजेंसी कैन बी प्रोक्लेम ओनली ऑन द ग्राउंड ऑफ आर्म रेबेलियन, है ना। फिर सशस्त्र विद्रोह की बात हो गई कि अब इंटरनल जो आप पहले डिस्टर्बेंस की बात कर रहे थे, अब इंटरनल डिस्टर्बेंस की जगह आर्म रिबेलियन, जो ये प्रश्न जो है वह पूछा गया था कि किस संविधान संशोधन के द्वारा ऐसा किया गया था। अगर आपको इंदिरा गांधी का समयकाल याद होगा आप बहुत आसानी से बता पाएंगे। तो जो आर्म रिबेलियन है कि सशस्त्र विद्रोह के आधार पर, अब आप ये नहीं कह सकते कि आंतरिक अशांति है, ऐसे में तो किसी दूसरे स्टेट में किसी दूसरा, या फिर आप देखेंगे कि मान लीजिए जो भी रूलिंग पार्टी सेंटर में है, ठीक है, 4-6 स्टेट ऐसे हों जो कि अपोज कर रहे हो या फिर किसी और पार्टी के हों जो कि सेंटर में नहीं है, तब क्या ऐसे में आप क्या करोगे, सब जगह प्रेसिडेंट रूल लगाओगे या इमरजेंसी डिक्लेयर करोगे। तो यहाँ पर क्या है कि इसको ठीक किया गया, संविधान की इस कमी को ठीक किया गया कि ऐसे तो आने वाली सरकारें नाश कर देंगी देश का। तब क्या होगा कि आर्म रिबेलियन जो है इस वर्ड को इंटरनल डिस्टर्बेंस के आधार पर रखा गया, ठीक है। लास्ट था कि द इमरजेंसी मेड एवरीवन मोर अवेयर ऑफ द वैल्यू ऑफ सिविल लिबर्टीज, कि लोगों की स्वतंत्रता के बारे में, फंडामेंटल राइट्स पर क्या उन पे रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा रहे हैं, क्या नहीं लगाए जा रहे, थोड़ा सा लोग जो है अवेयर हो गए। तो यहाँ पर क्या था कि ये लेसन्स थे। अब लास्ट है आपका पॉलिटिक्स आफ्टर इमरजेंसी, कि आखिर इसके बाद की जो राजनीति है वह कैसी रही। 1977 जैन 1977 में क्या होता है कि जो इलेक्शंस है ना, द मोस्ट वैल्यूएबल एंड लास्टिंग लेसन ऑफ द इमरजेंसी वाज लर्न्ड एज सून एज द इमरजेंसी वाज ओवर एंड लोकसभा इलेक्शंस वर अनाउंस्ड। So 1977 election turned into a referendum of the experience of
द इमरजेंसी, है ना, कि आखिर आपातकाल को लेकर लोगों का अनुभव क्या था। बेसिकली ये चुनाव नहीं था, आपातकाल सबको पता था कि सरकार ने गलत किया, अब कोई इसको वोट नहीं देगा। जैसे कि हम समझ जाते कि अरे अब तो ये पार्टी जीत ही नहीं सकती, इस पार्टी ने ये वाला कांड कर दिया, हम ऐसा सोचते हैं ना। तो यहाँ पर क्या है कि अब लोगों को पता था कि ये अब चुनाव नहीं है। 1977 का जो इलेक्शन था ये बेसिकली किस रूप में अब देखा गया था। अच्छा, ऑफिशियली मैं आपको बता दूं कि इमरजेंसी वाज लिफ्टेड ऑन 21 मार्च 1977, है ना, पर जैन के आसपास जो है वो गवर्नमेंट ने ये अनाउंस कर दिया था कि अब हम लोकसभा पे जो लोकसभा के फ्रेश जो इलेक्शंस हैं 77 में, है ना, 75 25 जून 1975 में इम्पोज किया गया था। और उसके बाद देखो 77 में इलेक्शंस की बात की गई यहाँ पे, और ये बेसिकली एक जनमत संग्रह के रूप में देखा गया। सभी को पता था कि अब इंदिरा गांधी दोबारा नहीं आने वाली, हुआ भी वही, जहां 352 से जीती थी, अब केवल 1977 का जब चुनाव हुआ 150 सीट मिली थी, 150 के आसपास, है ना, 152 के आसपास, 35% से भी लेस देन उनको वोट्स मिले थे। सो बेसिकली ऑपोजिशन ने क्या मुद्दा उठाया, देखो ऑपोजिशन ने कहा सेव डेमोक्रेसी, ऑपोजिशन ने कहा द स्लोगन सेव डेमोक्रेसी, एंड पीपल वर्डिक्ट वाज डिसाइसिवली अगेंस्ट द इमरजेंसी। सबको ये लग रहा था कि सभी जो है वे आपातकाल के अगेंस्ट, हुआ भी ऐसा ही, एंड वाज क्लियर हैज बीन। बेसिकली देखो बच्चों 75 से लेके अगर हम 77 की बात करें, ये जो एक दौर था ना, ये कैसा था, डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथिंग करने वाला दौर था, न्यू फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया। इसने ये बता दिया कि लोकतंत्र को देश से हटा पाना इतना आसान नहीं है। हमें ये लेसन भी सीखने को मिला कि कैसे डेमोक्रेसी सरवाइव करेगी, लोगों को आगे आना पड़ेगा, बाकी भी पॉलिटिकल पार्टीज को लड़ना पड़ेगा अगर कोई गवर्नमेंट ऐसा कर रही है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस देश के जो मतदाता हैं, जो वोटर हैं, ठीक है, चाहे वह अशिक्षित हो चाहे वह पुअर हो, लेकिन आप देखेंगे कि गवर्नमेंट ने अगर कोई ऐसा डिसीजन लिया है तो उसको पनिश जरूर करेगी। तो जब ऐसा डिसीजन लिया गया इमरजेंसी का इस तरीके से, जिसकी जरूरत नहीं थी, इस डिसीजन को लिया गया, लोगों ने पनिश किया और सीधा हाफ से भी कम उनको जो सीट है वह मिली। तो 75 से 77 का जो दौर था वह कैसा था कि एक नई फाउंडेशन जो डेमोक्रेसी की है वह स्टार्ट हो रही थी, और एंटी डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट थी उसे पनिश किया वोट ने। ठीक है, अब देखो वोटर्स ने, तो 77 में क्या हुआ था कि यहां पर आप देखेंगे जो ये ग्रीन वाला पार्ट है ना, ये जनता पार्टी वाला पार्ट है, जो ये ग्रीन वाला पार्ट है ना, और ये जनता पार्टी कौन थी, जो अपोजिशन पार्टी थी ना, उन सब ने अलायंस बना लिया था जनता पार्टी का। और जो कांग्रेस का एक दूसरा सिरा था जो कि इंदिरा गांधी से अपोजिट, मतलब कांग्रेस जो है वह दो भागों में बट गई थी, स्प्लिट हो गया था कांग्रेस में। तो दूसरा जो था जो कि इंदिरा गांधी के सपोर्ट में नहीं था, वो भी बाद में जाके जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं। सो जनता पार्टी ये ग्रीन वाला पोर्शन है। देखो अब कहाँ कहाँ बची है, ये येलो वाला जो है ये कांग्रेस था बच्चों, ठीक है, ये येलो वाला जो है ये कांग्रेस था। ये 1977 का, इसके पहले के मैप देख लो, इसके पहले के मैप क्या दिखाते हैं, सबसे पहला जो हमने 52 का मैप देखा था कि सब जगह अगर हम बहुत 2-5% छोड़ दें, 2 और 5% के आसपास, उन सब जगह पर जो है वह कांग्रेस नहीं आई थी। फिर बाकी धीरे धीरे हम देखेंगे परसेंटेज कम हुआ। फिर इंदिरा गांधी जो है वह कैसे 71 में दोबारा उन्होंने वापसी की थी, तब फिर कितने ज़्यादा बहुमत से वह जीती थी, बहुत क्लियर मेजोरिटी थी, कितना ज़्यादा सपोर्ट था, पॉपुलैरिटी थी, सारी चीज़ें थी। ये 77 का हाल है, और ये इंदिरा गांधी का इसलिए हुआ बिकॉज ऑफ एमरजेंसी। अब देखो आगे क्या होगा, आगे की जो राजनीति थी वह स्थायी नहीं रह पाई। क्यों नहीं स्थायी रह पाई, उसके पीछे रीजन था। सो 77 में जनता पार्टी मेड दिस इलेक्शन इनटू अ रेफरेंडम ऑन द इमरजेंसी, एंड फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस इंडिपेंडेंस कांग्रेस पार्टी वाज डिफीटेड इन द लोकसभा इलेक्शंस। पहली बार था कि लोकसभा के इलेक्शंस, अभी तक तो जैसे तैसे करके पार्टी सरकार बना ही लेती थी, है ना, लोकसभा में भी, लेकिन अब ऐसा पहली बार था, पहली बार अब नॉन कांग्रेस का पीएम बनेगा एक, है ना। सो द कांग्रेस कोड विन ओनली 154 सीट इन द लोकसभा इलेक्शंस, एंड जनता पार्टी एंड इज अलाइ वॉन 330 आउट ऑफ 542। तो यहां पर देखो कि कितना ज्यादा एक जो अंतर है वह देखने को मिलता है, कितना ज्यादा अंतर यहां पे देखने को मिलता है। ठीक है, सो 77 में देखो इतना तो आपको समझ में आ गया है ना, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें यहाँ पर लिखी हुई हैं, तो इसके नोट्स हम नहीं बनाते हैं। अब आगे देखो कि जनता गवर्नमेंट में आखिर क्या हो रहा था। हम देखेंगे कि जनता पार्टी एक स्टिफ जो कंपटीशन है वह बेसिकली पीएम पद को लेकर था। अब अलायंस बनाया हुआ था, तो भाई हम नेता बनेंगे, हम नेता बनेंगे, पीएम किसको नहीं बनना, हम आप सबको पीएम बनना है।
पर हो भी तो कि भाई पीएम बनाया जा सके, ऐसे हो भी तो, है ना। तो यहाँ पर देखो कि 3 लीडर्स जो थे पोस्ट ऑफ पीएम को लेकर एक स्टिफ कंपटीशन था, और ये थे मोरारजी देसाई, ठीक है, हु वाज रिवाइवल टू इंदिरा गांधी एवर सिंस 66-67, चरण सिंह एंड जो भारतीय लोक दल के, और तीसरे हम देखेंगे जगजीवन राम। तो मोरारजी देसाई, चरण सिंह एंड जगजीवन राम, और इन तीनों के बीच में एक स्टिफ कंपटीशन जो है वह पीएम की पोस्ट को लेकर था। लेकिन इवेंचुअली हम देखेंगे कि मोरारजी देसाई बिकम द पीएम, ठीक है, ये पीएम बने, बट दे डिड नॉट ब्रिंग द पावर स्ट्रगल विद इन द पार्टी टू एन एंड। और आगे देखो क्या होगा कि यहां पर जनता पार्टी जो है बेसिकली, क्रिटिक्स इसके बारे में क्या कहते हैं, आलोचकों के द्वारा ये कहा गया, felt that the जनता पार्टी कोई प्रोग्राम नहीं है, कुछ नहीं है, लैक्ड डायरेक्शन। केवल अलायंस बनाने से कुछ नहीं होता ना, आपके पास कोई दिशा निर्देश नहीं है, कोई लीडरशिप नहीं है, ठीक है, लीडरशिप एंड कॉमन प्रोग्राम। तो यहां पर ये सब कुछ नहीं था, ये कमी जो है वे दिखाई दे गई। एंड लेट, आप देखो जनता इन्हें भी पनिश करेगी, तो जनता पार्टी इसमें स्प्लिट हो गई बिकॉज ऑफ इन्होंने अलायंस बनाया हुआ था, ज्यादा अलायंस चला नहीं, है ना, जुड़ तो जाते हैं लोग लेकिन बहुत समय के लिए नहीं हो पाता। तो जनता पार्टी में बेसिकली क्या हो गया, स्प्लिट हो गया, टूट हो गई, और ऐसे में क्या हुआ, इसका फायदा मिला मोरारजी देसाई को। घाटा मिला, है ना। तो मोरारजी देसाई अपनी जो मेजोरिटी है वह लॉस्ट कर गए थे, लेस देन 18 मंथ्स। और इसके बाद चरण सिंह आते हैं। चरण सिंह, जिनकी सरकार कांग्रेस के सहयोग से बनी थी केवल 4 मंथ के लिए, 4 मंथ के लिए बच्चों ये पीएम बने थे, है ना। तो इनकी जो सरकार है, सपोर्ट ऑफ द कांग्रेस लीडर, बाद में सपोर्ट जो है वह कांग्रेस ने। तो ये बेसिकली चरण सिंह की सरकार कैसे बनेगी, सपोर्ट कांग्रेस, और बाद में कांग्रेस जो है वह इस सपोर्ट को क्या करेगी, विथड्रॉ कर लेगी, और ऐसे में 4 मंथ ही इनकी जो सरकार है वह चल पाएगी। अब आ गया 1980 का समय, ठीक है। ये सारे घटनाक्रम होते होते, ये सारा ड्रामा होते होते गुजर गया समय। 1980 की बात है कि अब क्या हुआ, 1980 में फ्रेश इलेक्शन की बात हो गई, फिर से फ्रेश लोकसभा इलेक्शन, फ्रेश लोकसभा इलेक्शन। तो 77 से लेके, ठीक है, 1977 से लेके 1980 तक का जो इतना ये ड्रामा चल रहा था, इससे जो जनता है वह अब त्रस्त हो चुकी थी। तो उन्होंने सोचा कि चलो इससे अच्छा तो क्या है, इंदिरा गांधी हैं। और ऐसे में 1980 का इलेक्शन हुआ, और फिर इसमें क्या देखा गया, इंदिरा गांधी वॉन 353 सीट्स। इसमें क्या देखा गया, इंदिरा गांधी 1980 के इलेक्शन की बात करेंगे, 353 वॉन 353 सीट, 353 सीट। और ऐसे में ये था अलायंस, इन्होंने वो बता रहे हैं कि बस सबको इकट्ठा करके डस्टबिन में डाल दिया अकेले, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, जो फ्रेश इलेक्शंस होते हैं 1980 में, ये पावर में वापस आ जाती हैं, और गवर्नमेंट के द्वारा एक गवर्नमेंट जो 77 से लेके 80 तक रही, यहाँ पर वोटर्स के द्वारा, लोगों के द्वारा उनको बेसिकली एक अनस्टेबल जो गवर्नमेंट है उसको पनिशमेंट दी गई, और फिर उनको वोट नहीं मिला, और 353 सीट के साथ कौन विजेता बन के आती है, इंदिरा गांधी वापस आती हैं। और बेसिकली कहा जाता है कि ये जो लेगेसी है, ठीक है, ये जो लेगेसी है वह किस चीज़ की थी, ये जो विरासत थी, क्या केवल इसमें इंदिरा गांधी का कमबैक था या कुछ और था। इसमें 77 से 80 से लेके वही बातें हैं कि इतना ड्रामेटिकली जो नाटक चल रहा था ना, उस नाटक से जनता त्रस्त थी। और यहाँ पर
कांग्रेस पार्टी ने खुद को आइडेंटिफाई किया एज अ पर्टिकुलर आइडियोलॉजी, क्लेमिंग द ओनली सोशलिस्ट एंड प्रो पुअर पार्टी, है ना, एक क्लेम किया। एंड इनडायरेक्ट मैनर ऑफ इशू वेलफेयर ऑफ द बैकवर्ड क्लासेस जो है ये बिगन हो चुका था। अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग का आरक्षण की बात जो शुरू हो चुकी थी, और जनता पार्टी के द्वारा 1980 में मंडल कमीशन भी बनाया गया था अदर बैकवर्ड जो क्लासेस है उनको आरक्षण देने के लिए, है ना, उनको आरक्षण देने के लिए। एंड द इशू ऑफ रिजर्वेशन फॉर ओबीसी बिकेम वेरी कंट्रोवर्शियल इन बिहार, एंड फॉलोइंग दिस द मंडल कमीशन वाज अपॉइंटेड बाय द जनता पार्टी गवर्नमेंट एट द सेंटर। तो जब जनता पार्टी गवर्नमेंट जो है वह सेंटर में थी उस वक्त ये जो बात है वह की जा रही थी, और मंडल कमीशन की जो बात है वह की गई थी, है ना। तो यहाँ पर ये जो मुद्दा है वह शुरू हो गया, और कहीं ना कहीं ये जो पीरियड था ना, डिस्क्राइब एज अ पीरियड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस, एक संवैधानिक क्राइसिस का जो समय है ये माना गया, और कॉन्स्टिट्यूशनल एक हम ये कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस का समय था। साथ ही एक पार्टी सिस्टम की इनएबिलिटी भी दिखाई दे गई थी कि किस तरीके से उन्होंने इनकॉर्पोरेट किया द एस्पायरेशंस ऑफ द पीपल। तो यहाँ पर ये आपका लेटर आ गई कांग्रेस। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको करना है। टोटल रेवोल्यूशन किसने दिया, गरीबी हटाओ, स्टूडेंट प्रोटेस्ट, रेलवे स्ट्राइक, है ना, एंड व्हाट वर द रीजन विच द लेड टू मिड टर्म इलेक्शंस इन 1980। क्या कारण थे कि मिड टर्म इलेक्शन हुई, जल्दी जल्दी 2 सरकारें गिर गई, और भी सारी चीजें। शाह कमीशन वाज अपॉइंटेड एंड क्या इसने फाइंडिंग्स थी। व्हाट रीजन डिड गवर्नमेंट गिव द डिक्लेयरिंग अ नेशनल इमरजेंसी 1975। तो यहाँ पर हमने आज की क्लास में क्या क्या देखा, फिर से देख लो एक बार। क्राइसिस ऑफ द डेमोक्रेटिक ऑर्डर, है ना। आपको पीडीएफ के लिए टेलीग्राम देख लीजिएगा, इसको स्कैन कर लीजिएगा बच्चों, ज्वाइन कर लीजिएगा, मंजू पीडब्ल्यू यूपीएससी वाला। सो यहाँ पर आपातकाल की पृष्ठभूमि हमने देखी, आपातकाल की घोषणा कैसे हो गई, और आपातकाल के बाद की राजनीति को हमने देखा। हमने देखा कि कैसे जो बैकग्राउंड में है वह इंदिरा गांधी, जुडिशरी और अपोजिशन के बीच में कैसे चीजें चल रही थी। वहीं मोरारजी देसाई और बाकी जो लोग थे वह भी इसमें शामिल थे, है ना। गुजरात और बिहार के जो स्टूडेंट मूवमेंट थे उसमें पॉलिटिकल पार्टी अपोजिशंस भी ऐड हो गई, और उस मूवमेंट को बड़ा बना दिया। वहां पे जो कांग्रेस की सरकार थी उसको हटा दिया। तो इंदिरा गांधी की पॉपुलैरिटी 71 तक खूब बढ़ गई थी। 75 में इमरजेंसी इंपोज किया, उसके पीछे कई कारण थे। और इस वक्त जो टेंशन है, ये जो दौर था वह शुरू हो चुका था। जुडिशरी और गवर्नमेंट के बीच में एक तरह से टेंशन का दौर था, डिफरेंसेस का दौर था। बिकॉज ऑफ जुडिशरी को लगता था कि बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स जो गवर्नमेंट के हैं वह वायलेट कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन को, है ना। और गवर्नमेंट को ये लगता था कि कंजर्वेटिव हो रहा है इंस्टीट्यूशन जुडिशरी, और ये काम नहीं करने दे रहा है। और यहाँ पर बैकग्राउंड में हमने 3 बातों की चर्चा की थी कि इकोनॉमिक कंटेक्स्ट कुछ ऐसा था कि 71 का इलेक्शन था, स्लोगन दिया था गरीबी हटाओ, बट हुआ नहीं। बांग्लादेश का क्राइसिस था, और जो स्ट्रेस है वह बढ़ गया। इंटरनेशनल मार्केट में जब प्राइजेस बढ़ी तो और प्रॉब्लम्स होने लगी। गुजरात बिहार दोनों का सेम रीजन था कि स्टूडेंट ने यहाँ पे मूवमेंट शुरू किए, बिकॉज और इसके पीछे था कि प्राइजेस का हाई होना, इन्फ्लेशन होना, और उसी के साथ साथ हमने देखा था करप्शन एक बड़ा कारण था। कांग्रेस रूल स्टेट थे यहाँ पे, है ना। किस तरीके से फ्रेश इलेक्शन हुए जून 1975 में, और कांग्रेस यहाँ पे डिफीट हो गई। मोरारजी देसाई ने फ्रेश इलेक्शन की यहाँ पे बात कही थी, और बिहार में जेपी नारायण थे। ठीक है, आगे हमने देखा कि 3 मुद्दे ऐसे थे, कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज थे, जो कि गवर्नमेंट के बीच में, जुडिशरी के बीच में उठते हैं। और इनके अलावा केशवानंद भारती केस में इस चीज को क्लोज कर दिया कि पार्लियामेंट जो है वो कुछ बेसिक फीचर्स को कॉन्स्टिट्यूशन के चेंज नहीं कर सकती। एक और मुद्दा आया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जो पोस्ट है उस वक्त वैकेंट हो जाती है, और यहाँ पर एक जो प्रैक्टिस चली आ रही थी कि जो सीनियर मोस्ट जज है उसको एज अ सीजीआई बनाया जाएगा, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं किया गया। गवर्नमेंट ने इस चीज को तोड़ दिया, और इलाहाबाद हाईकोर्ट का फिर फाइनली डिसीजन, यहाँ से जो एक बैटल है अब वह शुरू हो गई। सो इंदिरा गांधी का इलेक्शन इनवैलिड करार दिया, है ना। नक्सलाइट मूवमेंट के बारे में कुछ चर्चा है, आप पढ़ लीजिएगा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशंस। डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी की हमने बात की कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का ये डिसीजन देना 12 जून को, ठीक है। फिर कैसे राजनारायण जो थे उन्होंने क्या किया था, पिटीशन दायर की थी। पिटीशन का बेस था कि इंदिरा गांधी ने क्या किया कि जो गवर्नमेंट ऑफिशियल, गवर्नमेंट जो सर्वेंट है उनका यूज किया है अपने कैंपेन में, और इसलिए इनको इनवैलिड घोषित कर दिया गया इनका जो चुनाव है। उसके बाद हमने देखा कि गवर्नमेंट ने रिस्पॉन्ड कैसे किया कि जेपी नारायण यहाँ पे एक मैसिव डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे थे, और 25 जून को रातों रात इमरजेंसी को इम्पोज कर दिया गया, और जो न्यूज़पेपर थे उनकी जो लाइट्स है उन सबको ऑफ कर दिया गया, है ना। और यहाँ पे क्या कि गवर्नमेंट का ये रिस्पॉन्स था आर्टिकल 352, जो कि टेक्निकली एक सही था, लेकिन एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशन थी जिसमें कि फेडरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर जो है वह चेंज हो जाता है, फंडामेंटल राइट जो है इस पे
रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं। कंट्रोवर्सीज की हमने बात कर ली कि किस तरह से ये कंट्रोवर्सी था और कहा गया कि ये केवल एक व्यक्ति को बचाने के लिए था, ना कि देश को बचाने के लिए था। लेसन्स की हमने बात की कि किस तरीके से जो पहले इंटरनल डिस्टर्बेंस की बात की उसको हमने चेंज कर दिया, ठीक है, आर्म रिबिलियन से हमने उसको चेंज किया। उसके बाद पॉलिटिक्स आफ्टर इमरजेंसी की हमने बात की कि पॉलिटिक्स उसके बाद कुछ ऐसी चली कि अब जो है वह सारे अपोजिशन की पार्टियां एक हो चुकी थी कि चलो अब सेफ डेमोक्रेसी पे खेलते हैं, लेकिन वो हो ना सका क्योंकि वो अब 77 में जो जनता पार्टी आ गई। देखो कभी कभी क्या था, आपके पास एक बेस्ट ऑप्शन नहीं होता, इसलिए आप सोचते हो कि नहीं ये तो है ही नहीं, वो ऑप्शन बेस्ट नहीं था, आपको चुनना नहीं था, फिर भी आपने चुन लिया, कुछ ना से कुछ सही। पर जनता पार्टी की जो गवर्नमेंट थी उसका कोई आइडियोलॉजी नहीं था, बहुत जल्दी जो है वह समझ में आ गया कि यहाँ पर जो है वह कोई डायरेक्शन नहीं है, लीडरशिप नहीं है, और ऐसे में जनता पार्टी स्प्लिट कर गई। मोरारजी देसाई जो है वह क्या हो गए, है ना, ये मेजोरिटी माइनॉरिटी में आ गए, मेजोरिटी इनकी खत्म हो गई। मोरारजी देसाई के बाद चरण सिंह आते, केवल 4 मंथ की सरकार बना पाए कांग्रेस के सहयोग से। कांग्रेस ने बाद में रिटर्न कर लिया, अपना सहयोग विड्रॉल कर लिया। 1980 में फिर से नए चुनाव की घोषणा, नए सिरे से चुनाव। और क्या देखा गया इसमें कि अब इंदिरा गांधी 352 जो सीट है इससे जीत गई। और ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि लोग त्रस्त हो गए थे एक अनस्टेबल गवर्नमेंट से, जिसके के पास कोई डायरेक्शन ना हो, जिसके के पास कोई ऐसा कॉमन प्रोग्राम ना हो, है ना, इसके लिए। तो यहाँ पर इंदिरा बुलाओ देश बचाओ, पहले था सेफ डेमोक्रेसी, इंदिरा भगाओ वाला नारा चल रहा था। तो ये था बच्चों आपका आज का क्लास। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।